अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों को अब आवाज़ बेटर आ रही होगी। जिस किसी को भी आवाज़ अच्छी आ रही है प्लीज़ एक दफ़ा कमेंट कर दें। मैंने दोबारा से लाइव किया। आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर दें। आई होप कि आवाज़ अब ठीक आ रही होगी। अब ये आवाज़ आप लोगों को आ रही है? सब लोग मुझे ज्वाइन कर लें इतना। अच्छा जी, आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आई होप कि काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया हमें। और लेट मी चेक हियर। यस। अच्छा, अभी सबसे पहले आप लोगों की असाइनमेंट कैसे चल रही है वो मुझे थोड़ा बता दें, देन हम जो है फिर अपने लेक्चर का स्टार्ट लेंगे। असाइनमेंट में क्या हर्डल्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई फ्लो में आइडिया नहीं हो रहा, या कोई भी माइंड में कोई चीज़ आ रही है तो वो पूछें असाइनमेंट के बारे में, क्योंकि आज असाइनमेंट का लास्ट डे है। आई होप सो कल उसके बाद हम नेक्स्ट असाइनमेंट करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट हमने शुरू कर दी है नेक्स्ट वीक में। जो भी अभी हम इस वीक में कंसेप्ट सीखेंगे वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसकी। तो आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज आपको फेस करने को आ रहे हैं वो पूछें। पहले उन क्वेश्चंस को देखते हैं, देन फिर आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सही है? और इतना आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, इतना मैं आज का जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप कर लेता हूँ। आई थिंक सो क्लास नंबर 11 है आज। तो फोल्डर वगैरह क्रिएट करके मैं उसको सेटअप कर लेता हूँ। कुछ एपीआई डिस्टर्ब कर रही हैं, थोड़ा डिटेल में बताओ ना कि क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसके बारे में बताया जा सके। एपीआई की समझ नहीं आ रही, एपीआई की समझ आ रही है, एंड पॉइंट कैसे लगाने हैं, फिर डाटा की हैंडलिंग समझ नहीं आ रहा, क्या पर्टिकुलर इशू है उसके बारे में बताएं।
अच्छा जी, आज का मैंने क्या करना है, मैं क्रिएट कर लेता हूँ प्रोजेक्ट, आप इतना क्वेश्चंस पूछें। क्लास नंबर 11 है। सम मिस्टेक। अच्छा जी, इसमें क्लास नंबर 11 आ गया तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चंस हमारे पास क्या आ रहे हैं उनको हम लेते हैं। सबसे पहले जी, पेजिनेशन कैसे ऐड करते हैं। ओके, मैं पेजिनेशन का बता देता हूँ। उसके बाद यूआई पे एपी बहुत डिस्टर्ब कर रही है, कुछ स्पेसिफिक बात बताएं कैसे कर रही है। आप कह रहे थे कि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम इसे ऑन साइड कर लें, कोशिश करेंगे ये आज कल में ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही हमारा जो रिएक्ट है ऑलमोस्ट का पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम ऑन साइड फायर बेस को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीक में हमें इसे ख़त्म करना है। तो स्लाइडर के ऊपर पिक लाइन कैसे करें, टेक्स्ट मैनेज और टेक्स्ट कैसे मैनेज करें। ये तो सीएसएस के रिलेटेड है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होगा। आप जो है ग्रुप में पोस्ट करो, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपने सिंपली जो भी स्लाइडर आपने यूज़ किया है, मैंने शायद रेक्ट स्लिक करके एक लाइब्रेरी है वो रिकमेंड की थी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखना है, उसमें ऑलरेडी बना हुआ है। आप वहाँ पे बैकग्राउंड पे इमेज लगा सकते हो, वैसे नॉर्मल इमेज लगा सकते हो, उसके ऊपर टेक्स्ट लगा लो। तो जैसे भी आपने उसको मैनेज करना, तो जैसे सीएसएस का स्टफ है ये जो बहुत पहले हम ऑलरेडी बहुत सारी असाइनमेंट्स में देख चुके हैं। तो आप किसी से भी कनेक्ट होके ये काम आसानी से कर सकते हो, या ग्रुप में पोस्ट करो, आपको उससे उस रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो डाटा कैसे हैंडल करना है ये समझ नहीं आ रहा। डाटा कैसे हैंडल करना ये समझ नहीं आ रहा। वो हमने देखा था कि डाटा हैंडल करने के लिए हमें सबसे पहले एपीआई की रिक्वेस्ट करना होती है। एपीआई से जो भी रिस्पॉन्स आता है हम उसको किसी स्टेट में सेव करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं जहाँ पे भी करना हो। तो स्टेट की हैंडलिंग हमें ऑलरेडी आती है। अभी हमने क्या किया है कि नेटवर्क से डाटा लेके उस पर्टिकुलर डाटा को स्टेट्स के अंदर सेव किया है। तो उस काम को करने के लिए हमें एपीआई की रिक्वेस्ट करना पड़ती है जब हमें सर्वर से डाटा लेना पड़ता है। तो वो काम अभी हमने कस्टम हुक्स में किया था कि कस्टम हुक्स में हमने कस्टम हुक्स लिखी थी। जो भी स्टेट्स वगैरह बनानी होती हैं वो कंपोनेंट में हमने नहीं बनाई, वो हमने कस्टम हुक में बनाई और वहाँ से उसको एक्सपोर्ट करके अपने कंपोनेंट को जो वैल्यू चाहिए वो पास कर दी। और कस्टम हुक भी में हमने छोटे छोटे फंक्शंस बनाए थे जो पर्टिकुलर नेटवर्क को से डाटा फेच करते हैं। तो उस एपीआई को फेच करने के लिए लास्ट क्लास को आप थोड़ा रिपीट करें, देखें दोबारा से, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसे एपीआईज जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रही हैं। आगे जी, सर राउटिंग कर रहे हैं हम, तो एक प्रोडक्ट पे क्लिक करने से उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी और हमारे प्रोडक्ट के लिए मैनुअली इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, मीन्स एक से पे से उस प्रोडक्ट की इन्फो राउटिंग के थ्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। इसी क्वेश्चन के अगेंस्ट हमें आज सारा लेक्चर डिस्कस करना है कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम राउट करते हैं डिफरेंट, तो डाटा का फ्लो कैसे बनाएं। लेट्स सपोज किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो उस प्रोडक्ट का डाटा तो हमारे पास ऑलरेडी होता है। तो उस चीज़ को हम कैसे हैंडल करें कि एपीआई रिक्वेस्ट दोबारा से करें डिटेल पेज पे जाके, या उसी डाटा को रीयूज करने की कोशिश करें। तो हमारा सारा लेक्चर इसी के ऊपर है, तो आज हम इसी पे फोकस करेंगे। सर मीन वुमेन का एंड पॉइंट नहीं मिल रहा, खैर है उसका नहीं मिल रहा तो एक ही सेट कर दें एंड पॉइंट क्लाउड का, और उसी के ऊपर दोनों का यूज कर लें। अगर डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है तो हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, माइट भी उसने सर्वर पे ये वाला डॉक्यूमेंट ये एंड पॉइंट लिखा ही ना हो। या हम एक काम और कर सकते हैं, क्लाइंट साइड पे सॉर्टिंग कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से कोई मतलब लूप वगैरह चला के जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो उसमें देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी का आइटम है, उसको अलग सेपरेट सेपरेट डिफरेंट एरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लाइंट साइड पे भी कर सकते हैं अगर सर्वर से नहीं हो रहा, लेकिन मोस्टली सर्वर से ही ये चीज़ अवेलेबल होती है। तो अगर हम जो एपीआई फेक स्टोर की यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें नहीं आ रहा, तो आपको फिलहाल इसको छोड़ दें। फ्यूचर में हम अपनी एपीआई डिफाइन करेंगे तब हम इस चीज़ को डिटेल में कर सकते हैं।
पेजिनेशन के बारे में बता दूं, पेजिनेशन कैसे होती है। सिंपल सा सिनेरियो है पेजिनेशन का कि हम अपने जितनी हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही होती है जब हम पेजिनेशन को कॉल करते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं तो उसको हम एक पेज पे जितने आइटम्स हमें दिखाने होते हैं हम उसको डिवाइड करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 50 आइटम्स हैं और 10 आइटम्स हम हर पेज पे दिखाना चाहते हैं तो हम 5 स्टेप पर दिखाएंगे, मतलब 5 पेज दिखाएंगे, 1 2 3 4 5। अच्छा, लेट्स सपोज यूजर अगर 1 पे क्लिक करता है तो हम जब रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके साथ 1 का डाटा पास करेंगे कि हमें फर्स्ट आइटम को लेके आना। इसी तरह अगर यूजर सेकंड पेज पे क्लिक करता है, जब हम एपीआई कॉल करते हैं इसकी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा जी, फिक्स्ड और एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में हम आ गए हैं। लेट्स सपोज यहाँ से हम देखते हैं और यहाँ पे था लिमिट रिजल्ट। अगर आप इसको देखो तो इसमें वो क्या कर रहा है कि हम डिफाइन कर रहे हैं कि कितने पर्टिकुलर आइटम हमें चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, कितने हमें टोटल चाहिए। और अगर हमें इस बात की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि टोटल हमारे पास हैं लाइक 10 हैं, 50 हैं हमारे पास टोटल आइटम्स, बात समझ रहे हो? तो 50 को हम 5 पर स्क्रीन में दिखाना चाह रहे हैं या 10 पर स्क्रीन में दिखाना चाह रहे हैं, उसको हम अपने नंबर ऑफ पेजेस से डिवाइड करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो हम इस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर पास करेंगे। लेट्स वो 10 आती है तो 10 करेंगे, 5 आती है तो 5 करेंगे। तो वो उतनी उतनी आइटम्स को हमारे लिए लिमिट करके लेके आएगा, रेदर देन के हम सारी आइटम्स को फेच करें। तो हम लिमिट कर सकते हैं अपनी मर्जी से आइटम को कि कितना लिमिट करना चाह रहे हैं। अभी देखना पड़ेगा इसकी एपीआई के अंदर और कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो पेजिनेट। वैसे तो ऑब्जेक्ट के अंदर सारी डिटेल आती है कि कितने को लिमिट करना है, कितने टोटल पेजेस हैं, क्या पर्टिकुलर डिटेल्स हैं। तो अगर वो इसमें नहीं आपको मिल रहा तो फिर फिलहाल हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे इसकी इंफॉर्मेशन सर्वर से मिलना लाजमी है। अदरवाइज हम नीचे पेज पेज नहीं दिखा सकते ना कि 1 2 3 4 कितने हमें आइटम्स नीचे दिखाने हैं, वो नहीं दिखा सकते जब तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस की इंफॉर्मेशन ना हो। तो वो कहाँ से मिलेगी? वो सर्वर से मिलेगी। इसने जैसे एक डमी सा स्टोर बनाया हुआ है, कोई रियल एपीआईज नहीं है ये, तो एक डमी सी एपीआई है। तो उस सिनेरियो के अंदर सम बहुत सारी चीजें इसमें मिसिंग है इस एपीआईज में। तो आप लोगों ने जो चीजें मिल रही हैं उसके साथ हमें काम करना है, जो कि हमें हल्का फुल्का जो रैंडम डाटा मिल रहा है। जो चीजें नहीं मिल रही तो फ्यूचर में हम ऐसी एपीआईज देखेंगे जिसके अंदर हम मोर डिटेल्स फेच कर पाएंगे सर्वर से। तो उनकी मदद से हम सेटअप कर सकते हैं। अभी कंसेप्ट सीखने के लिए हम क्लाइंट से कुछ स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं इसके। अच्छा जी सर, इन आइटम पर क्लिक करने से एक आइटम पर कैसे जाते हैं? आइटम पे क्लिक करने से आप एक डिटेल का पेज बनाओ, राउटिंग हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, और उसके ऊपर आप मूव राउट कर दो उसको। मतलब एक स्टोर से दूसरे स्टोर पे चले जाओ, उस पे राउट कर दो। लेट्स सपोज एक फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट का आपने राउट बनाया हुआ है, जैसे ये है। लेट्स सपोज हमारा यहाँ पे लोकल होस्ट 300 है, आप प्रोडक्ट फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट आईडी, आईडी क्या होगी वो डिफाइन कर लो, 10 समथिंग जो भी है, या सिंपल यहाँ पे आईडी रख सकते हैं ऐसे। तो ऐसा कोई राउट बनाओ, जब पर्टिकुलर उस आइटम पे क्लिक हो तो हम वहां से लिंक के टैग से वहां पे मूव कर जाएंगे। तो इसको भी मैं करके दिखाता हूँ कैसे मूव करते हैं। अच्छा जी, आगे सर कार्ड पर जब इमेज लगाते हैं तो ग्रिड सिस्टम में तो वो रिपीट होती रहती है, एक पिक्चर 3 बार रिपीट होती है, वो एक इमेज एक कार्ड पे शो कैसे होगी?
कार्ड पे जब इमेज लगाते हैं तो ग्रिड सिस्टम में तो वो रिपीट होती रहती है। रिपीट तो नहीं आनी चाहिए, एक ही आनी चाहिए, रिपीट क्यों आ रही है? लेट्स सपोज मटेरियल यूआई का जो कार्ड है अगर हम उसमें लगाएं तो एक ही इमेज की ऑप्शन है, तो एक ही आनी चाहिए ना एक टाइम में। सर लोडिंग की स्टेट दोबारा बता दें। जी मैं लोडिंग दोबारा बता दूंगा आज। जब भी एपीआई को मैनेज करना, लोडर लाजमी हमें मैनेज करना है उसके साथ, क्योंकि टाइम लगता है ना रिक्वेस्ट में। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, ऑलवेज हम मैनेज करते हैं उसको। जूम पे क्वेश्चन ऐसे सेशन रख लें। हाँ ये भी रख सकते हैं, अगर सब लोग अवेलेबल होते हैं, कोई टाइम आप डिसाइड करते हैं तो हम जूम पे क्वेश्चन ऐसे सेशन रख सकते हैं आजकल। उसके लिए मैप लगाना है ना। अब लास्ट लेक्चर गौर से देखो, उसके अंदर हमने लगाया हुआ है, जो भी एपीआई से डाटा आ रहा है उसके ऊपर लूप लगा के उसको शो करवाया हुआ है। तो वो लेक्चर आप लोग जब देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा अभी हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देख लिए हैं जो भी हैं। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए हैं कि हम आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो उनके लिए यही रिकमेंडेशन है कि आप लास्ट वाला लेक्चर दोबारा से देखें। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको बात समझ में आए। तो बार बार लेक्चर देखने से ही कंसेप्ट समझ में आएगा। अच्छा आज हमने जिस सिनेरियो पे बात करनी है वो रिएक्ट के साथ एक छोटी सी लाइब्रेरी है रिडक्स, उसके बारे में डिस्कशन करनी है कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई है कि हम रिएक्ट में काम कर रहे हैं और अचानक से हमें एक और लाइब्रेरी छोटी सी है उसका भी ट्राई करना पड़ेगा, उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हमारी आज की सारी डिस्कशन रहेगी कि हम कैसे ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो कर सकते हैं। रिएक्ट प्लस रिडक्स क्यों करना है, इसके क्या सिनेरियोज हैं, कब ये इस्तेमाल होती है, कब ये नहीं इस्तेमाल होती, वो सारी चीज़ें आज हमने देखनी है। अच्छा मैं अभी जैसे मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा बन गया है, हवा चल रही है तो अच्छा और कोई क्वेश्चन है थोड़े से वो देख लेते हैं। सर एपीआई से जो डाटा कैच करना है उसको कार्ड पे कैसे लगाना है ये बता दिए। मैप जैसे ओनली वन कार्ड में ऑल आइटम शो हो रही हैं, नहीं एक कार्ड पे ना लगाओ, मैं लूप को कार्ड से बाहर लगाओगे ना। एक लूप जब आप लूप के अंदर कार्ड को लगा, कार्ड के अंदर लूप को लगाओगे तो एक में शो होगी ना, उसको आप उससे बाहर लगाओगे। जो भी आपका कार्ड की है डिजाइन है उसको, अगर मैं लास्ट लेक्चर खोल सकूं आपके लिए यहाँ पे। अच्छा जी ये देखो, अगर हम लगाते हैं ये था वेब में जाते हैं, ये लूप अगर मैं कार्ड के अंदर लगाऊंगा, लेट्स सपोज यहाँ पे आपने कार्ड का डिजाइन HTML है ना, आपने यहाँ पे कार्ड का डिजाइन किया हुआ है ऊपर ये सारा यहाँ से लेके, तो डेफिनेटली अगर आप उस कार्ड के अंदर लगाते हो तो एक ही कार्ड में सारे शो होते रहेंगे। अगर आप इस कार्ड को उठा के इसके अंदर ले आते हो, यानी कि जहां भी आपने मैप लगाना है उस रिटर्न के अंदर आपकी सारी कार्ड की स्क्रीन की यूआई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कार्ड की यूआई की स्क्रीन कहीं और है और आप कहीं और से काम कर रहे हैं। तो ये नहीं हमें करना। जो भी आपका कार्ड की डिटेल्स हैं, लेट्स सपोज मटेरियल यूआई के कार्ड का कंपोनेंट आपने इस्तेमाल करना है तो आपके कार्ड का कंपोनेंट यहाँ होना चाहिए, समझ रहे हो। कार्ड की यूआई उसको आप प्रॉप पास कर दो या जो भी सीन है, तो यहाँ पे आपने कार्ड कॉल करना है तो अब जितनी दफा ये लूप चलेगा डेफिनेटली उतनी बार ही ये कार्ड का डाटा भी चलेगा, तो अब उतने कार्ड आपको नजर आएंगे। मेरा प्लान ये है कि आप लोगों के लिए आपको लाइव एक और आज से स्टार्ट करके कल ख़त्म की जाए।
एक एप्लीकेशन बना के दी जाए टू डू टाइप, जिसके अंदर डिज़ाइन भी हो और कंप्लीट यानी कि एप्लीकेशन हो जिसमें CRUD भी परफॉर्म हो रहा हो सब कुछ, ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो सके कि कैसे एप्लीकेशंस को बिल्ड करना है। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं, फिर कल को कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट कोई आज फ्री है तो वो मुझसे क्लास के बाद रब्ता करे। मुझे उससे कुछ यूआई बनवानी है, जो भी हम क्लास में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसकी यूआई वो जल्दी से प्रिपेयर करके दे दे। मतलब एक सिंपल सा डिज़ाइन जिसमें CRUD टाइप एप्लीकेशंस हो, नंबर ऑफ यानी कि कार्ड आ रहे हों, या जो भी आपने एप्लीकेशन हम डिसाइड कर लेंगे आज क्या बनानी है। तो उसकी यूआई पहले डेफिनेटली, सबसे पहले जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो सबसे पहला काम ही उसकी यूआई बिल्ड करना होता है। जब यूआई बिल्ड होगी तो फिर ही बाकी सारे ऑपरेशंस उसके ऊपर हम चला सकते हैं। इनके ये लॉजिक्स वगैरह रिडक्स कैसे लगानी है, या कस्टम हुक्स कैसे डिफाइन करनी है, स्टेट्स कैसे डिफाइन करनी है, ये बाद का काम है। फर्स्ट काम हमारा डिज़ाइन बनाना है। तो इसीलिए आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि हम ओनली लॉजिक्स पढ़ रहे हैं। लॉजिक क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि डिज़ाइन हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। जब हमने HTML CSS की थी तब हमने डिज़ाइन किया था। तो अभी हम डिज़ाइन तो रिएक्ट में सीख ही नहीं रहे कि डिज़ाइन कैसे करना है, कार्ड्स कैसे बनाने हैं, नैव बार कैसे बनानी है, फुटर कैसे डिज़ाइन करना है, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, समझ रहे हो? और फ़िल्टर्स की डिज़ाइनिंग, साइड बार कैसे बनानी है, डैशबोर्ड को कैसे डिज़ाइन करना है। तो ये अभी हमारा टारगेट नहीं है। रिएक्ट जब से हमने स्टार्ट किया तो ये हमने टारगेट ही नहीं है हमारा कि हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइन फिर टारगेट हमारी लॉजिक्स हैं कि हमने कैसे स्टेट्स का इस्तेमाल करना है, कैसे प्रॉप्स का इस्तेमाल करना है। इस ऑब्जर्वेशन के साथ कि हमें डिज़ाइन ऑलरेडी पहले ही बनाना आता है। तो हमारा जो फर्स्ट फ़ोकस शुरू में जो हमने 2-3 मंथ हमने लगाए थे, उसमें हमारा सिर्फ़ एक ही फ़ोकस था कि हमने डिज़ाइन बनाना है। उस वक़्त ना हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते थे, ना हम कुछ नहीं करते थे, तो सिर्फ़ एक ही फ़ोकस था और हमने बहुत सारे टेम्पलेट्स बनाए भी थे। तो उसी सिनेरियो में सेम वही सीएसएस, वही हर चीज़ यूज़ करते हुए हमें रिएक्ट में भी डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन को लेके आपने परेशान नहीं होना कि डिज़ाइन कैसे बनेगा। जो भी मैं वेबसाइट कहता हूँ, जैसे हमने जेंकिन्स की वेबसाइट लास्ट टाइम बनाई है, तो अब वो रिएक्ट में बनाएँ या एचटीएमएल सीएसएस में बनाएँ, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हम रिएक्ट में भी बना सकते हैं, एचटीएमएल सीएसएस में भी सिंपल बना सकते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से माइंड बनाना है, भई डिज़ाइन हमें ऑलरेडी आता है। वो हमें उस पे दोबारा से स्ट्रगल नहीं करनी है कि अभी रिएक्ट में किसी दूसरी तरह से डिज़ाइन होता है, ऐसा नहीं है। हम वही बूटस्ट्रैप और वही सीएसएस वगैरह की क्लासेस इस्तेमाल करेंगे रिएक्ट में डिज़ाइन बनाने के लिए। जब आप एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन का डिज़ाइन बना लोगे, सारे पेजेज़ बना लोगे, फिर उसके बाद ये जितने भी हमने कांसेप्ट सीखे हैं, स्टेट, प्रॉप, कस्टम हुक्स, एपीआईज़ को कॉल करना, ये उसके बाद से स्टार्ट होता है। पहले हम डिज़ाइन बनाते हैं, मतलब जब हमारे पास प्रोजेक्ट आता है, तो हम पहले 10 दिन लगा के, 5 दिन लगा के, जितना जिस साइज़ का प्रोजेक्ट होता है, पहले हम डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं। जब वो सारा एप्लीकेशन का डिज़ाइन बन जाता है, फिर राउटिंग-शाउटिंग हो जाती है, उसके बाद फिर हम स्टेट की तरफ आते हैं, प्रॉप्स की तरफ आते हैं और उनको फिर लूपिंग लूपिंग करना और जो भी हमने लॉजिक्स डिफाइन करनी है, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को बात जो है वो पिक की होगी आपने। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी डिज़ाइन है कि हम पहले डिज़ाइन बनाते हैं, फिर हम लॉजिक्स की तरफ आते हैं। तो अभी हमारा टोटली फ़ोकस जितने भी लेक्चर हुए हैं वो लॉजिक्स पर है, क्योंकि हम डिज़ाइन तो बना ही नहीं रहे। तो अगर किसी को डिज़ाइन में कोई इश्यू है तो पहले वो अपना डिज़ाइन वाली थोड़ी प्रैक्टिसेस करे, रिएक्ट के अंदर कुछ टेम्पलेट्स डिज़ाइन करे, फिर वो स्टेट्स वगैरह को अप्लाई करना शुरू करे उसके ऊपर। अ, प्रॉपर लेआउट में बन जाता है, पर सर प्रोफेशनल नहीं जाए। भाई अभी एकदम से आप प्रोफेशनल नहीं ना बन सकते। ये कोई ऐसा काम थोड़ी है कि आप सुबह को रात को सो और सुबह को आप डेवलपर बन जाओ। ऐसे नहीं होता भाई, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी और लंबा काम है। मतलब ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप आज बैठो और सुबह को आप हर चीज़ आपको आती है और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हो। ऐसा मुमकिन नहीं है, ये एक लंबे प्रोसेस का काम है। आज हमें अच्छा कोड नहीं करना आ रहा, नो वरीज़, लेकिन आज से 1 साल बाद हमें बहुत अच्छा कोड लिखना आएगा। तो 1 साल के लिए जब अच्छा कोड लिखना आएगा, आज हम बुरा कोड लिखेंगे तो हम कल को अच्छा कोड लिखेंगे। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि अभी हमने
अभी हमने सिर्फ काम करना है किसी भी तरह से। जो भी असाइनमेंट आ रही है उसको कंप्लीट करना है, रेदर देन वो कैसे हो रही है अभी उस पे फोकस नहीं करना। हाँ, जब हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना लेंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली बात समझ में आएगी कि क्या चीज़ अच्छी है हमारे लिए, क्या चीज़ बुरी है हमारे लिए। We can parse that value hook function as a component कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट को एज अ पास कर सकते हो। अच्छा जी, अब हमने नेक्स्ट चलना है और अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं और स्लाइड्स को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी हम कोई भी कंसेप्ट सीखते हैं सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम ये क्यों करना चाह रहे हैं, ऐसा क्या रीजंस हैं कि हमें ये रिएक्ट के साथ रिडक्स को भी लगाना पड़ रहा है। तो उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे अभी। सारी जितनी कम्युनिकेशन है वो हमारी उसके ऊपर होगी। आप लोगों ने बहुत फोकस से सुनना है। एक दफ़ा पहले कमेंट कर दें कि आप सब लोग एक्टिव हैं, सुन रहे हैं बात, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आया था कि ये क्या कांसेप्ट है, ऐसा क्यों है? सही है? तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी अटेंशन बहुत ज़रूरी है और आपका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने एक्टिव होके बात सुननी है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और उसी के ऊपर फ़ोकस करना है। एक दफ़ा हम कमेंट कर दें कि आप लोग एक्टिव हैं ताकि हम उसको स्टार्ट ले सकें। वेल डन, बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं और एक्टिव भी हैं, अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, अब सिनेरियो समझें, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, ये पर्टिकुलर स्टोर रेसिपीज़, रेसिपी 1, 2, इनको आपने कंपोनेंट कंसीडर करना है, रिएक्ट के कंपोनेंट। ये क्या हैं? ये रिएक्ट के कंपोनेंट्स हैं। मतलब हम जितने भी आगे स्लाइड्स देखेंगे, उसमें गोल दायरे बने होंगे या इस तरह के स्क्वायर बने होंगे, तो आपने इनको रिएक्ट के कंपोनेंट्स कंसीडर करना है। बात समझ रहे हो? तो जैसे रेसिपीज़ है, स्टोर है, ऐप है, रेसिपीज़ है, रेसिपी 1, 2, ये सारे रिएक्ट के कंपोनेंट्स हैं, सही है? अच्छा जी, नॉर्मली क्या होता है कि हम रिएक्ट के अंदर जब हम ये कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो इन कंपोनेंट के दरमियान हम हमारे पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है ना? लेट्स सपोज़ अगर हम लास्ट क्लास देखें, तो सबसे पहले हमारा आता है इंडेक्स कंपोनेंट, सॉरी, उसके अंदर हम पहला कंपोनेंट चलाते हैं ऐप.js। अब ऐप.js के अंदर हमने गिटहब का कंपोनेंट कॉल किया हुआ है। उस गिटहब के कंपोनेंट के अंदर मज़ीद हम दूसरे कंपोनेंट भी कॉल करते हैं, तो एक नेस्टिंग फ्लो चलता है, यानी कि पेरेंट चाइल्ड का ऐसा कोई हमारे पास रिलेशनशिप है जिसमें मल्टीपल, लेट्स सपोज़ ऐप.js का एक पेरेंट है, देन उसके मल्टीपल पेरेंट्स चाइल्ड्स हैं, उसके चाइल्ड्स हैं, इस तरह का एक फ्लो हमारे पास रिएक्ट के अंदर बन जाता है, सही है? यानी कि ऐप का कंपोनेंट है, फिर रेसिपीज़ का कंपोनेंट है, रेसिपीज़ का कंपोनेंट है, रेसिपी 1 का कंपोनेंट है, रेसिपी 2, तो ये एक रिएक्ट का उसने स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट किया है यहाँ पे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि ये रिएक्ट के कंपोनेंट्स हैं और उसको हमने इलस्ट्रेट किया यहाँ पे। अच्छा, अब अगला टारगेट अंडरस्टैंड करने की कोशिश ये करनी है कि लेट्स सपोज़ कि हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं, ऐप और रेसिपीज़, और अगर ऐप कंपोनेंट ने डेटा जो है रेसिपी कंपोनेंट को देना हो, तो हमारे पास क्या ऐसा कांसेप्ट है जिसके थ्रू हम ऐप से डेटा रेसिपी कंपोनेंट को दे सकते हैं? सही है? तो ये लोग आप लोग एक दफ़ा कमेंट कर देंगे कि हमने ऐसा कौन-सा कांसेप्ट सीखा है जिसमें हम पेरेंट से डाटा अगर चाइल्ड को पास करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उस कांसेप्ट का नाम क्या है वो आप लोग एक दफ़ा कमेंट करें। अच्छा जी, प्रोब वो ऐसा कांसेप्ट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट का डाटा चाइल्ड को पास कर सकते हैं। वेल डन। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है कि हम ऐप का डाटा जो है आसानी से चाइल्ड को पास कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रोब के कांसेप्ट के साथ। अच्छा जी, हम चलते हैं आगे। अच्छा जी, यहाँ पे वो एक बात कर रहा है यहाँ पे, इस स्लाइड को अभी आप स्किप करें, हम यहाँ पे आते हैं, चलो यहीं से देखते हैं। अच्छा जी, वो क्या कह रहा है कि लेट्स सपोज़ अब इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को डाटा भेजना है, तो हमें पता है कि वो एज़ अ प्रोप डाटा भेज सकता है। हाँ, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन का होना लाज़मी है कि ये पर्टिकुलर
रेसिपी कंपोनेंट इस स्टोर के कंपोनेंट का चाइल्ड होना चाहिए, फिर ये डाटा उसको भेज सकता है, सही है? जैसे रेसिपी कंपोनेंट इस स्टोर का है, तो अगर यहाँ पे ऊपर वाली पे अगर देखें, तो अगर इस स्टोर ने रेसिपीज को डाटा भेजना है, तो रेसिपीज को उन्होंने एज अ चाइल्ड दिखाया है स्टोर का, तो इसका मतलब स्टोर रेसिपी को एज अ प्रॉप डाटा भेज सकता है, जो कि लीगल है। अच्छा जी, वो कहता है कि रेसिपी अब स्टोर ने डाटा ऐड रेसिपी वाले कंपोनेंट को भी भेजना है, मेक सेंस? तो भेजने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमें यही पता है कि इस स्टोर कंपोनेंट का ऐड रेसिपी कंपोनेंट भी चाइल्ड होना चाहिए, ताकि ये प्रॉप के थ्रू डाटा यहाँ पे भेज सके। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, ये सारे रिएक्ट की कंपोनेंट्स हैं, अगर उन्हें आपस में डाटा शेयरिंग करनी है, तो उनका फ्लो ये है कि एक एप्रोड.जेएस मेन कंपोनेंट होना चाहिए, देन उसका चाइल्ड कंपोनेंट, फिर उसका कोई चाइल्ड, फिर उनके चाइल्ड, उसके चाइल्ड, एंड ये नीचे शाखाएं बन जाती हैं, कंप्लीट एक हायरार्की बन रही है पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट की। रिएक्ट के अंदर हम बात करें, जब हम रिएक्ट की एप्लीकेशंस को डिजाइन कर रहे होते हैं, तो अब जब उनके दरमियान डाटा शेयरिंग करनी है, तो ये ब्लैक कलर वाली डाटा शेयरिंग दिखाई है कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट ए किसी अपने पर्टिकुलर कंपोनेंट बी को डाटा भेज सकता है, और इस कंसेप्ट के थ्रू भेज सकता है, जिसको प्रॉप बोलते हैं, सही है? इसी तरह ये वाला भी आगे फॉरवर्ड कर सकता है, इसी तरह ये भी आगे फॉरवर्ड कर सकता है, ये इसको आगे फॉरवर्ड कर सकता है, ये इसको फॉरवर्ड कर सकता है, और इन सब के दरमियान डाटा की शेयरिंग पॉसिबल है थ्रू प्रॉप्स। अच्छा, अब ऐसा सिनेरियो कह रहा है, अगर बन गया है कि कोई कंपोनेंट ए बी सी डी कंपोनेंट है, वो किसी बी कंपोनेंट को डाटा देना चाह रहा है, मतलब किसी बी कंपोनेंट ने, सॉरी किसी डी कंपोनेंट ने अपने पेरेंट सी के से डाटा ले तो सकता है, प्रॉप के थ्रू हमने कंसेप्ट सीखा है, लेकिन क्या ऐसा सिनेरियो है कि कोई डी कंपोनेंट अपने पेरेंट के बजाय डायरेक्टली अपने ग्रैंड पेरेंट यानी कि अपने बी कंपोनेंट को डाटा डायरेक्टली भेजना चाह रहा है? बात भी कर रहे हो आप कि अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि कोई हमारे पास जो नेस्टिंग कंपोनेंट है, वो किसी हमारे ग्रैंड पेरेंट को यानी कि अपर लेवल पेरेंट को डाटा भेजना चाह रहा है। इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं? तो एक तो ये सिनेरियो है, और इससे अगला सिनेरियो देखें कि अगर हमारे पास, अगर हम ऐसे करते हैं, सॉरी, अगर ये सिनेरियो हम फॉलो करते हैं, तो इस सिनेरियो के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जब मल्टीपल कंपोनेंट इस तरह से डाटा शेयर करेंगे एक दूसरे के दरमियान, तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लेक्स हो जाएगी। कम्प्लेक्स से मुराद कि जब मल्टीपल कंपोनेंट ए सी को डाटा दे रहा है, बी को दे रहा है, बी उसको दे रहा है, फलां उसको दे रहा है, तो जब एक दूसरे को वो डाटा खुद से एज अ प्रॉप शेयर करेंगे, तो डाटा की जो शेयरिंग है बड़ी एप्लीकेशन के लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगी। वो डाटा इतना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि कौन सा कंपोनेंट किस कंपोनेंट को डाटा एग्जैक्टली सेंड कर रहा है, समझ रहे हो? उसकी रीजन ये है कि क्योंकि चाइल्ड कंपोनेंट भी पेरेंट को डाटा भेजने की जरूरत पड़ सकती है, और पेरेंट को चाइल्ड को भेज सकती है, और जब मल्टीपल कंपोनेंट्स आते हैं, तो कोई भी कंपोनेंट किसी को भी डाटा भेज सकता है। मेरे पास यहाँ पे ये कंसेप्ट है, तो ये वाली पिक्चर देखनी है, अभी इस पे आप फोकस ना करें, ये वाली पिक्चर देखें। इस पिक्चर के अंदर क्या है कि जब हम रिएक्ट की एप्लीकेशन की बात करें और मल्टीपल कंपोनेंट ने डाटा एक दूसरे को भेजना है, तो ये वाली पिक्चर हमारे पास निकल के आती है। ये एप्रोड.जेएस कंपोनेंट्स था, ये कोई बी कंपोनेंट है, ये सी है, कोई ये डी है, ये ऐसे मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, और उन्होंने एक दूसरे से बात करनी है। बात करने का मतलब ये है कि उन्होंने एक दूसरे को डाटा सेंड करना है, और जब एक दूसरे को डाटा सेंड करने की बात आती है, तो वो डाटा एक दूसरे को कैसे सेंड कर सकते हैं, उस कंसेप्ट का हमें पता है कि वो प्रॉप्स के थ्रू सेंड कर सकते हैं। अभी तक हमने वही कंसेप्ट सीखा है। अच्छा, अब वो दिखा ये रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर पिक्चर आप देखो, तो आपको नजर आएगा, अभी तो सिर्फ ये 8-10 कंपोनेंट दिखा रहा है कि वो एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं। इसी तरह जब हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट हो जाएंगे, और वो जब एक दूसरे से बात करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कंपोनेंट किस पर्टिकुलर कंपोनेंट को डाटा सेंड कर रहा है। आप ऐसे अंडरस्टैंड करो, जब हम 1000 कंपोनेंट वाली एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, उसमें अगर सारे कंपोनेंट एक दूसरे को डाटा सेंड करने लग जाते हैं प्रॉप्स के थ्रू, तो कौन सा कंपोनेंट
वो डाटा कहाँ से, किस तरह से, किस फ्लो के थ्रू आ रहा है, आप उसको ट्रैक नहीं कर पाएँगे। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो जाएगी कि डाटा को अंडरस्टैंडिंग करने के फ्लो में। सही? हाँ, अच्छा अब इसका सॉल्यूशन क्या है जी? इसका सॉल्यूशन जो है वो रिडक्स है। रिडक्स क्या कहती है? इज़ अ टूल फॉर मैनेजिंग बोथ डेटा स्टेट एंड यूआई स्टेट इन जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन इज़ आइडियल फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड वेयर मैनेजिंग स्टेट ओवर टाइम कैन बी कॉम्प्लेक्स। कहता है कि जहाँ पे आपको मल्टीपल कंपोनेंट में डाटा मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वहाँ पे आपकी जो रिडक्स की लाइब्रेरी है वो काम आती है। अच्छा ये क्या-क्या करती क्या है ये? इस फ्लो को हमें अंडरस्टैंड करना है। व्यू एक्शन स्टेट व्यू एक्शन स्टेट ये एक इस फ्लो के अंदर काम करती है। अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी कि ये पिक्चर क्या कह रही है, हम आगे चलेंगे और बहुत सारी पिक्चर्स देखेंगे, फिर दोबारा इस पिक्चर पे आएँगे और फिर अंडरस्टैंड करेंगे इसका क्या मतलब है। अच्छा जी, इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? जो हमने आगे पिक्चर देखी थी कि इतने ज़्यादा कंपोनेंट एक-दूसरे से बात करेंगे, तो डेफ़िनेटली हम उसको मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें समझ नहीं आएगा कि कौन-सा डाटा कहाँ से पास हो रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास हर्डल क्या है? जब हमारे पास अ, लेट मी इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दूसरी हर्डल हमारे पास ये है कि लेट्स सपोज़ जब हम राउटिंग करेंगे, अभी तो देखो प्रॉप्स डाटा आप पास कर सकते हो, पेरेंट से चाइल्ड पास कर सकते हो, लेकिन जब आपके चाइल्ड ने पेरेंट को डाटा पास करना है, तो फिर आप क्या करोगे? अच्छा, वो भी एक आंसर है कि हम पेरेंट से फंक्शन पास कर सकते हैं एज़ अ प्रॉप और चाइल्ड से डाटा पेरेंट को दे सकते हैं, सही है? लाइक हम अगर ये वाला सिनेरियो अगर हम चाइल्ड से पेरेंट को डाटा देना चाहें, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इस पेरेंट में एक फंक्शन बना के इसको एज़ अ प्रॉप पास करना पड़ेगा और उसको इसको एक एज़ अ प्रॉप देना पड़ेगा। उसमें हम इसकी वाली स्टेट को एज़ अ पैरामीटर देके यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन वो बहुत बैड प्रैक्टिस है, बहुत पुअर प्रैक्टिस है कि ये वाला कंपोनेंट दोबारा अपने किसी पेरेंट कंपोनेंट से बात करे, ये वेरी पुअर प्रैक्टिस। उसने ऊपर भी मेंशन किया है कि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि हम चाइल्ड कंपोनेंट को उसके पेरेंट कंपोनेंट से बात कराना चाह रहे हैं। इससे ही कॉम्प्लेक्सिटी सारी जनरेट होगी, सही है? अच्छा, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? एक तो ये प्रॉब्लम है कि भई चाइल्ड कंपोनेंट कैसे अपने पेरेंट कंपोनेंट से बातचीत करें, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि जब हमारे पास 2 सेपरेट राउट हों, लेट्स सपोज़ एक राउट हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश स्टोर का है और एक फॉरवर्ड स्लैश ऐप का है। उस स्टोर के राउट के अंदर मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं और इस ऐप के अंदर पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं। तो ये आपस में कैसे डाटा शेयरिंग करें? बात समझ रहे हो? जब हम राउट चेंज करते हैं या यूज़र जब एक पर्टिकुलर राउट से आएगा फॉरवर्ड स्लैश स्टोर करके सर्च करके वो आता है, तो फिर वो इसको डाटा देना चाह रहा है या फॉरवर्ड स्लैश ऐप करके इस वाले कंपोनेंट को रन करते हैं, तो यहाँ से डाटा इसके पास कैसे आएगा? क्योंकि ये आपस में दोनों चाइल्ड नहीं है। ये रेसिपी ऐप का चाइल्ड है और ये रेसिपी इसका चाइल्ड है और ये अगर इसको डाटा देना चाह रहा है तो इनके दरमियान पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए। जब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा तो वो एज़ अ प्रॉप डाटा पास हो सकता है। तो एक प्रॉब्लम और है कि जब 2-3 डिफरेंट राउट्स बनेंगे, बात समझ रहे हो? जब डिफरेंट राउट्स बनेंगे, उन राउट्स के अंदर जो कि कंपोनेंट चलते हैं और वो कंपोनेंट के आगे मज़ीद चाइल्ड कंपोनेंट होते हैं, तो उन राउट्स के कंपोनेंट्स एक-दूसरे के साथ कैसे बात करें? फॉर एग्ज़ाम्पल ये लॉगिन डॉट जेएस लॉगिन का कंपोनेंट है, ये साइन अप का कंपोनेंट है। अब ये फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन के राउट पे चल रहा है, ये फॉरवर्ड स्लैश साइन अप के राउट पे चल रहा है। तो ये आपस में दोनों राउट कैसे बातचीत करें? कैसे डाटा शेयर करें? एक ये भी प्रॉब्लम है। आप कह सकते हो कि प्रॉप के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन प्रॉप के थ्रू वो डाटा शेयर नहीं कर सकते, इसकी रीज़न ये है कि ये दोनों राउट्स आपस में पेरेंट चाइल्ड नहीं है। जब हम राउट्स डिफाइन करते हैं, आपने देखा होगा तो वो वहाँ पे हम उससे कंपोनेंट पास करते हैं और वो जो जितने भी कंपोनेंट पास करते हैं, वो एक-दूसरे के चाइल्ड नहीं होते। वो सेपरेट होते हैं, उसी स्टेटमेंट के अंदर लगाए जाते हैं। बात भी कर रहे हो? तो एक ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास जब एक राउटिंग ऐसे हो फॉरवर्ड स्लैश डैशबोर्ड और डैशबोर्ड के अंदर ऐड एक्सपेंस एक्सपेंसेस ये डैशबोर्ड तो इसको डाटा दे सकता है क्योंकि इसका चाइल्ड है। लेकिन अगर डैशबोर्ड ऐड एक्सपेंस यानी कि कोई सेपरेट राउट को डाटा देना चाह रहा है तो वो उसको नहीं दे सकता। उसकी रीज़न ये है कि ये पर्टिकुलर राउट इस राउट से डिफरेंट एक्सिस्ट करता है।
बात भी कर रहे हो अभी? तो दो प्रॉब्लम्स को हमें छेड़ा है कि अगर कोई चाइल्ड पेरेंट को डाटा पास करते हैं तो कम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है, और जो हम एक सिंपल वे से नहीं पास कर सकते चाइल्ड का डाटा पेरेंट को, क्योंकि प्राप हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड पास होती हैं। और दूसरा, अगर डिफरेंट राउट्स एक दूसरे से डाटा शेयर करना चाहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन फॉरवर्ड स्लैश साइन अप को डाटा देना चाहता है, तो उन दोनों के दरमियान डाटा की शेयरिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है? सही है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हमें अभी तक देखे हैं। अच्छा जी, सॉल्यूशन रिडक्स क्या लेके आता है? अच्छा, अभी तक आप लोगों ने जितनी बात समझी है वो एक दफा मुझे बता देंगे, आप लोगों को समझ आ रही है कि जो भी कंसेप्ट हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है आपको? फिर हम आगे चलते हैं। जो भी कंसेप्ट हम सीख रहे हैं, अगर आप लोगों को वो समझ में आ रहा है तो प्लीज एक दफा कमेंट कर दें। कुछ कुछ आ रही है, अभी तो आसान है। सही है। अभी तक सिर्फ हमने ये देखा है कि जब कोई पेरेंट अपने चाइल्ड को डाटा देना चाहता है तो हम हमें पता है कि वो प्रॉप के थ्रू दे सकता है। लेकिन सिनेरियो देखो, अब माइंड में लेके आओ कि अगर चाइल्ड पेरेंट को डाटा देना चाहे तो फिर क्या करेंगे? सही है। और फिर अगर दो डिफरेंट राउट्स में कंपोनेंट चल रहे हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ डाटा शेयरिंग करनी है, तो वो कैसे करेंगे? ये भी देखना है हमें। तो कुछ लोगों को समझ आ रही है, कुछ लोगों को हल्की फुल्की आ रही है। जिनको नहीं आ रही है उनके लिए दोबारा से रिवाइज करते हैं कि लेट्स सपोज ये वाला फ्लो तो आपको समझ में आ रहा है ना, कि ये रिएक्ट का कोई पेरेंट कंपोनेंट है, उसके चाइल्ड कंपोनेंट है, फिर उसके चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड, इस तरह से ये कोई पेरेंट कंपोनेंट है, इसके ये चाइल्ड हैं, ये सारे चाइल्ड हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये वाला कंपोनेंट इसको डाटा दे दे, तो आप लोग बोलोगे कि ठीक है, ये इसको पास करे, ये इसको पास करे और ये इसको पास करते डाटा यहाँ तक पहुंच जाएगा। सही है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को डाटा दे दे, तो आप बोलोगे कि इसको एज अ प्रॉप पास करो, ये इसको प्रॉप पास करेगा, ये इसको प्रॉप पास करेगा, तो यहाँ पे डाटा पहुंच जाएगा। लेकिन एक तो यूजुअली देखने में ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। लेट्स सपोज 1000 एक दूसरे के नेस्टिंग कंपोनेंट है और इसने 1000 वाले कंपोनेंट को डाटा देना है। तो अब लोग अंडरस्टैंड करो कि इसको कितना ज्यादा मूव करना पड़ेगा, अपने आप को नेक्स्ट 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 डाटा पास करना पड़ेगा, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। फिर जो चाइल्ड कंपोनेंट है उनको, उन्होंने अगर पेरेंट कंपोनेंट को डाटा देना है तो वो फिर कैसे दें, उसके लिए भी हर्डल है। तो वैसे ये पॉसिबल है कि चाइल्ड पेरेंट को डाटा दे सकता है एज अ फंक्शन, लेकिन वो कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज अगर इस वाले कंपोनेंट ने इस वाले कंपोनेंट को डाटा देना, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने ज़्यादा पेरेंट कंपोनेंट बीच में आ जाएंगे और इसको तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलेंगी। इसी तरह अगर ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को डाटा देना चाह रहा है, तो फिर और भी कम्प्लेक्सिटी है। तो कहने का मकसद ये है कि प्रॉब्लम वहां से शुरू होगी जब कंपोनेंट आपस में बातचीत करना शुरू कर देंगे, कंपोनेंट एक दूसरे से डाटा शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे से डाटा लेके उसको डाटा दिया, उधर से उसको डाटा दिया, उधर से एक दूसरे को डाटा देंगे, तो फिर प्रॉब्लम में स्टेटमेंट बनेगी, फिर कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी आपके पास। इसी तरह जब डिफरेंट राउट्स आपस में डाटा शेयर करना चाहते हैं, तो वहां तो कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ही नहीं होता, तो वो कैसे एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करें, वो भी एक प्रॉब्लम है हमारे पास। तो इस सारी चीजों का सलूशन जो है वो रिडक्स है। रिडक्स क्या बोलती है कि आप डाटा को अपनी कंपोनेंट से अलग कर दो। वो डाटा जो आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में शेयर करना है, वो एक दूसरे के कंपोनेंट को वो डाटा मतलब चाहिए हो सकता है, तो अपने कंपोनेंट्स को डाटा की स्टेट से डिफरेंट कर दो। मेक सेंस? मतलब ये लेदर से कंपोनेंट होगा, ये सारे कंपोनेंट्स लैदा हैं और ये डाटा यानी कि स्टोर लैदा है। रेडक्स को स्टोर भी बोला जाता है। रेडक्स स्टोर अलहदा से है, मतलब डाटा हमने लैदा कर दिया है और जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे वो हमने लैदा से कर दिए हैं। इस तरह करने से क्या फायदा है? इस तरह करने से ये फायदा है, लेट्स सपोज इस कंपोनेंट ने डाटा चाहिए तो ये इसको रिक्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि स्टोर हमने एक सेंट्रल प्लेस पे बना दिया है।
अब एक ये कंपोनेंट ने अगर इसने इसको भी डाटा देना है ना, बात पिक कर रहे हो, तो ये इसको पास कर सकता है। लेकिन रिडक्स के टू कंसेप्ट के अंदर या फ्लक्स के कंसेप्ट के अंदर ये कहता है कि अगर एक पेरेंट अपने चाइल्ड को भी डाटा देना चाह रहा है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो डाटा को स्टोर को दे, स्टोर से अगला कंपोनेंट डाटा अपने पास लेके आए। बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या होगा कि ये सारे कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे डाटा को लेके। ये सारे जिसने भी डाटा चाहिए ये इस पर्टिकुलर स्टोर को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे डाटा दे दो, मुझे ये वाला डाटा चाहिए। इसको डाटा चाहिए ये भी इसी स्टोर से माँगेगा, इस कंपोनेंट को चाहिए ये भी इसी स्टोर से माँगेगा, इसको चाहिए ये भी इसी स्टोर से माँगेगा, इसको चाहिए ये भी इसी स्टोर से माँगेगा। इसने इसको कोई डाटा देना है, ये पर्टिकुलर डाटा स्टोर को दे देगा और ये वापस यहाँ से एक्सपेंसेस जो भी कंपोनेंट है ये इसको वो डाटा मिल जाएगा। मेन थीम क्या है कि कंपोनेंट के दरमियान डाटा शेयरिंग, एक दूसरे से कंपोनेंट को बात नहीं करना चाहिए। जिसको भी डाटा चाहिए एक ऐसी सेंट्रलाइज प्लेस होनी चाहिए जहां से डाटा आसानी से मिल जाए। बात भी कर रहे हो आप? तो जैसे आप ऐसे सोचो कि घर में जैसे हमारे पास बकेट होती है, उसके अंदर क्या होता है कि सारी चीज़ें हम रख देते हैं। अब जिस भी फैमिली मेंबर को डाटा चाहिए, वो सिंपली उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाता है और उसको वहाँ से डाटा मिल जाता है। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो भी चीज़ उसको चाहिए होती है, वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे भी घर में हमने बताई हुई है कि ये सेंट्रलाइज़्ड प्लेस है, यहाँ पे ये चीज़ पड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह करने से ह अगर घर में 10 लोग भी रह रहे हैं, तो वो आसानी से चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर लेट्स सपोज़ कि हर बंदे के पास वो हर बंदा अपनी एक-एक चीज़ अपने पास रख ले, ये लेदर से रख ले, ये लेदर से रख ले, ये लेदर से। इसको कोई चीज़ चाहिए, ये इसके पास जाएगा, इसको चाहिए, ये इसके पास जाएगा, इसको चाहिए, ये इसके पास जाएगा। तो इस तरह से फिर सारी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। अब किसी को पता नहीं होगा कि चीज़ इसके पास पहुँच गई है, क्योंकि वो एक-दूसरे से शेयर करते हुए डाटा यहाँ पे आ गया है। अब इसको चाहिए, ये फिर एक-दूसरे से बातें करता हुआ यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह अगर हम कोई ऐसी जगह या प्लेस डिफाइन कर लें सेंट्रलाइज़ जिसके अंदर डाटा हो, ताकि जिस भी कंपोनेंट को डाटा चाहिए वो उस पर्टिकुलर प्लेस से डाटा ले ले, रेदर देन कि वो एक-दूसरे से डाटा शेयरिंग करें। तो ये कांसेप्ट होना चाहिए, अगर इस कंपोनेंट ने इसको डाटा देना है तो ये स्टोर को देगा और स्टोर से ये नया डाटा ले लेगा। अच्छा, अब ये वाली शक्ल निकल के आती है। अगर हम जो भी हमने डिस्कशन की है, उसको हम समराइज़ करें, तो कुछ इस तरह से बनता है कि हम हमारे पास एक सेंट्रलाइज़्ड प्लेस होगी, रिडक्स के केस में जिसको हम स्टोर बोलेंगे। जिस भी कंपोनेंट ने डाटा लेना या देना है, वो आपस में बात नहीं करेगा, वो ऑलवेज़ डाटा स्टोर से लेगा या स्टोर को ही डाटा देगा। ऑलवेज़ स्टोर से ही डाटा लेगा और स्टोर को ही डाटा देगा। ये पर्टिकुलर सिनेरियो बनेगा हमारे पास जब भी किसी भी कंपोनेंट ने बातचीत करनी है। लेकिन अगर विदाउट रिडक्स देखें, तो वहाँ पे एक दूसरे से कंपोनेंट बात कर रहे हैं। इस केस में इसने कोई डाटा इससे लेना है, तो ये वाला कंपोनेंट डाटा इसको दे देगा और लेट्स सपोज़ ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को डाटा शेयर करना चाह रहा है, तो ये कंपोनेंट डाटा इसको देगा स्टोर को और स्टोर से ये वाला कंपोनेंट डाटा ले लेगा। बात भी कर रहे हो? इसको डाटा चाहिए तो यहाँ से डायरेक्टली इसको डाटा नहीं देगा ये, ना ही ये दे सकता है क्योंकि इनके दरमियान पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है। तो ये कंपोनेंट स्टोर को डाटा देगा और स्टोर डाटा इसको देगा। तो हमने डाटा को एक सेंट्रलाइज़ प्लेस पे रखना है जिसको हम स्टोर बोलते हैं। जैसे जैसे घर घर में कोई हम अलमारी वगैरह या कोई कबर्ड बना लेते हैं, उसमें हम डिफाइन कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे क्लॉथ होंगे, यहाँ पे हमारी फलाँ-फलाँ चीज़ें होंगी। अब जब भी कोई बंदा आता है, उसको पता है, फैमिली मेंबर में से किसी को भी वो चीज़ चाहिए, वो पर्टिकुलर स्टोर पे जाएगा और वहाँ से वही चीज़ यूज़ करके अपने पास रख लेगा और वापस अगर उसने किसी और को देनी है, तो बेटर ऑप्शन ये है कि वो स्टोर में रख देगा और स्टोर से कोई दूसरा पर्सन वहाँ से वो चीज़ ले सकता है। लेकिन अगर ये वाला सिनेरियो फ़ॉलो करें तो एक-दूसरे को चीज़ें देने वाला तो उसमें फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। फिर उसमें पता नहीं होगा कि चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। जो घर में चीज़ें गुम होती हैं वो शायद इस वाले स्ट्रक्चर की वज़ह से गुम होती हैं। अगर हम घर में हर चीज़ को डिफ़ाइन कर दें कि ये चीज़ की इधर पड़ी होनी चाहिए। बाइक की कीज़ कोई हम सेंट्रलाइज़्ड प्लेस बना लें कि ये यहाँ पे होनी चाहिए।
तो अगर हम उसको फॉलो करें, अगर घर में 10 लोग भी एक सेम बाइक को इस्तेमाल करते हैं तो वो एवरी टाइम वो की चेन वहां से उठा सकते हैं। सही है। अदरवाइज वो अगर एक दूसरे से मांगेंगे, अगर 10 लोग हैं तो वो एक दूसरे को फोन ही करते रहेंगे, बात ही करते रहेंगे, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। तो इस तरह से कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई सेंट्रलाइज प्लेस होगी तो उसको पता होगा अगर वो पर्टिकुलर की चेन मुझे मिलेगी तो मुझे इस पर्टिकुलर स्टोर या सेंट्रलाइज प्लेस से रिक्वेस्ट करनी है, मुझे ये वाली की चेन दे दो। बात भी कर रहे हो। तो ये रिडक्स का सिनेरियो है कि अगर हम रिडक्स को इस्तेमाल करते हैं तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं कि एक सेंट्रलाइज प्लेस बना के वहां से डाटा को शेयर किया जा सके। और अगर हम विदाउट रिडक्स की बात करें तो वो फिर हम ये वाली स्टेट का फॉलो करते हैं जहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब कोई कंसेप्ट यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया तो पूछें। सर, you are saying that we can only use the reduct to share data to the parent. We can only use, not only use, we have multiple options, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इज द रिडक्स एंड द सेंट्रलाइज स्टोर और फ्लक्स आर्किटेक्चर। सही। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं ये काम करने के लिए, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एंड वन ऑफ द पॉपुलर ऑप्शन जिसको सारी दुनिया इस्तेमाल करती है, इट इज द रिफ्लेक्स आर्किटेक्चर। तो हमें उसी को इस्तेमाल करना है। सर, अगर चाइल्ड ने भी पेरेंट को डाटा देना हो तो वो भी स्टोर को देगा। यस, अगर चाइल्ड ने पेरेंट को डाटा भेजना है तो चाइल्ड डाटा स्टोर को दे देगा, सेंट्रलाइज प्लेस को दे देगा। वो बगैर वो कबर्ड और वो अलमारी को दे देगा जहाँ पे पर्टिकुलर डाटा रखना है आपने। वहां से फिर जो भी डाटा आपको जिस भी कंपोनेंट को चाहिए, वट एवर वो उसके पेरेंट को चाहिए या किसी दूसरे पेरेंट को चाहिए, तो वो स्टोर से रिक्वेस्ट करके डाटा ले सकते हैं। हाँ, थ्योरी क्लियर है, प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ आ जाएगा। थ्योरी को आपको माइंड में बिठाना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि जब तक अगर आप थ्योरी में हिल जाते हो रिडक्स की, तो आपको प्रैक्टिकल समझ नहीं आएगा कि ये डाटा किस तरह से मूव कर रहा है। तो डाटा की मूवमेंट के लिए थ्योरी जो है बहुत ज़रूरी है कि डाटा कैसे काम कर रहा है, इसके लिए थ्योरी हमें चाहिए। नमाज का टाइम हो रहा है, चलें नमाज के बाद शुरू कर सकते हैं हम दोबारा से। तो जिन लोगों ने नमाज़ पढ़नी है वो शुरू कराएं। लेकिन हमें इसको कंटिन्यू करना है और आज हमें सारी थ्योरी जितनी भी है वो सारी कंप्लीट करनी है। और होप्स हो सके तो आज हम प्रैक्टिकल थोड़ा स्टार्ट कर देंगे। कल हमारा टारगेट ये है कि हम रिडक्स के थ्रू एक कंप्लीट एप्लीकेशन खड़ी करेंगे। आज हम उसके सारे कंसेप्ट सीख लेंगे कैसे कैसे काम करते हैं, फिर कल को हम एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाएंगे रिडक्स के थ्रू। अच्छा जी, चले नमाज का टाइम हो रहा है, मैं वेट करता हूँ आप लोग नमाज पढ़ लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं 10 मिनट के बाद। 7 बज के 10-15 मिनट, 10-12 मिनट तक हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ब्रेक भी आ जाएगी और आप लोगों को समझ भी आ जाएगा।
अच्छा जी, आई होप सो कि बाकी सब लोग आ गए होंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। नमाज जो पढ़ने गए हुए हैं। अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? तो बता दें, सब लोग आ गए हैं तो स्टार्ट करें फिर दोबारा से। अभी हम देख रहे हैं कि रिडक्स क्यों यूज़ करते हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में आया हो तो वो पूछ लें, या कोई सजेशन ऐसी कि हाँ इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन ये हो सकता है हमारे पास। अगर किसी के जहन में वो चीज़ भी आई है तो वो बता सकता है। मज़ीद अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है तो हम यहाँ पे करके देख ऐसी प्रॉब्लम जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं और इसमें हम मल्टीपल कंपोनेंट जनरेट कर लेते हैं। जस्ट लाइक ए डॉट जे एस, बस कंपोनेंट बना लेते हैं ना, ए बी सी डॉट जे एस, और इसके अंदर हम अच्छा जी, नाम रख देते हैं कंपोनेंट ए, और ये कुछ रिटर्न करेगा यहाँ से। ठीक है, यही काम हम बी के साथ कर सकते हैं, उसका नाम बी रख सकते हैं। यही काम हम सी के साथ कर सकते हैं, उसका नाम सी रख सकते हैं। मेक सेंस? अब लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे एवरोड.जेएस में आते हैं, ये हमारा मेन पेरेंट कंपोनेंट है, और यहाँ में आने के बाद हम यहाँ पे ए डॉट जे एस को कॉल करते हैं। सही है, ये हमने ए डॉट जे एस को कॉल कर दिया यहाँ पे। अब ये एब्रोड जेएस का चाइल्ड है, तो चाइल्ड इसको डाटा भेज सकता है। लेट्स सपोज इसके पास कोई डाटा है यहाँ पे, कांस्टेंट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का कोई डाटा है इसके पास, और ये कोई भी डाटा उसके पास हो सकता है। जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है, स्टूडेंट का डाटा है उसके पास। अगर ये डाटा इसको देना चाह रहा है तो एज अ प्रॉप यहाँ पे
पास कर सकता है। मेक सेंस? अब ये ए कंपोनेंट अगर बी को डाटा देना चाह रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम? तो ए के अंदर बी को कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही करेंगे ना? कि जिधर ए कॉल हमने किया हुआ है, वहाँ पे हम बी को कॉल कर सकते हैं। और हमें पता है कि इसकी प्रॉप्स के अंदर हमें डाटा मिलेगा और इसको हम स्टूडेंट्स पास कर सकते हैं और यहाँ पे प्रॉप्स डॉट स्टूडेंट्स कर सकते हैं। मेक सेंस? अब अगर ये बी बी तक ये डाटा आ गया, बी सी को भेजना चाह रहा है, तो सी को हमें बी में कॉल करना पड़ेगा। मेक सेंस? तो अगर डाटा सी को भेजना है, एक कॉल ये है कि बी को हमें सी को बी में कॉल करना चाहिए या सी को ए के अंदर कॉल करना चाहिए, ताकि हम उसको इस तरह करके प्रॉप पास कर सकें। लेकिन लेट्स सपोज अब कोई बी कंपोनेंट है, वो अपने पेरेंट, ये ए में कॉल हुआ है, अपने पेरेंट को डाटा भेजना चाह रहा है, तो कैसे भेजे? अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, यहाँ पे ए का कंपोनेंट कॉल कर दें। पेरेंट चाइल्ड के अंदर पेरेंट कंपोनेंट तो दोबारा कॉल नहीं कर सकते हम, तो वो तो एक रिवर्स लूप बन जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो एबीसी हैं, ये प्रॉपर कोई डिज़ाइन होंगे, हेडर फुटर या नेविगेशन, ये कुछ पेजेस होंगे, तो वो हम एक दूसरे के अंदर पेज को ऐसे कॉल नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर बी जो है वो ए को डाटा भेजना चाह रहा है, तो वो नहीं भेज सकता। उसकी रीज़न ये है कि ये बी ऑलरेडी पेरेंट ए का चाइल्ड है। तो उसको भेजने के लिए एक तरीका ये है कि हम यहाँ से कोई फंक्शन भेजें जो इस पर्टिकुलर पेरेंट की स्टेट को अपडेट करे, लेकिन वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, पुअर प्रैक्टिस है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा नेस्टिंग में चले जाएंगे, तो फिर एक दूसरे से बात करना कंपोनेंट का वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सही है? तो अब सॉल्यूशन क्या हमने प्रपोज किया है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये आपस में बात नहीं करेंगे, ये सारे के सारे कंपोनेंट एक सेंट्रल प्लेस स्टोर और जिसे रेडाकस बोलते हैं, उससे कम्युनिकेट कराएंगे। सही है? अच्छा जी, उसके बाद उसके बाद इसमें और बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो ये सेंट्रलाइज्ड प्लेस या स्टोर या रेडक्स जिसको बोल रहे हैं, उसको हम इनिशियलाइज़ करें। और भी डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस सिनेरियो को ओवरकम करने के लिए। वन ऑफ देम इज़ लोकल स्टोरेज, कि हम लेट्स सपोज ये बी कंपोनेंट पेरेंट को डाटा देना चाह रहा है, तो बी के अंदर हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा सेव कर दें, ब्राउज़र में डाटा सेव कर दें और इस कंपोनेंट में लोकल स्टोरेज से डाटा ले लें। लेकिन वो भी कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है मेरे ख़्याल से। जब हमने बहुत ज़्यादा डाटा शेयर करना होता है, तो फिर लोकल स्टोरेज से हम नहीं कर सकते उसको मैनेज आसानी से। और उसके बाद जो है और भी 1-2 ऐसे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होने वाला ऑप्शन है वो ये है कि हमें रेडक्स का स्टोर बनाना चाहिए, क्योंकि इसकी लॉजिक बहुत अच्छी है। लॉजिक क्यों अच्छी है? हमने स्लाइड में देखा है लॉजिक इसकी अच्छी होने की रीज़न क्या है, कि सारे कंपोनेंट एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्टोर से बात करते हैं, जिससे डाटा की शेयरिंग जो है वो आसान हो जाती है व्हाइल मल्टीपल कंपोनेंट्स। अच्छा, अब रिडक्स का प्रिंसिपल क्या है, उसके ऊपर हम आएँगे कि ये कैसे काम करता है। ये इसका प्रिंसिपल है जी, जो बंदा इस प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करेगा उसी को रिडक्स समझ में आएगी, उसके अलावा किसी को रिडक्स समझ में नहीं आने वाली। तो इस प्रिंसिपल को हमें अंडरस्टैंड करना है कि भई ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल कैसे काम करता है और हम इसको कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने फ्लो के अंदर। अच्छा जी, फ्लो सिंपल है कि अगर हम अच्छा, इस चीज़ पे तो हम एग्री करते हैं कि हमें स्टोर बनाना है, सेंट्रलाइज़्ड प्लेस पे डाटा को लेके जाना है। अब उस सेंट्रलाइज़्ड प्लेस से ये पर्टिकुलर कंपोनेंट बातचीत करेंगे। अच्छा, ये इनके साथ बातचीत करने की कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं कि ये कंपोनेंट अगर इससे बात करना चाहता है तो फिर क्या रोल है? अगर ये कंपोनेंट डाटा देना चाहता है फिर क्या रोल है रूल है और अगर डाटा लेना चाहता है फिर क्या रूल है?
तो डिफरेंट रूल्स हैं आपस में कम्युनिकेट करने के, सही है? अच्छा, उन रूल्स के अंदर क्या रिडक्स का फ्लो है हमारे पास, वो कुछ ऐसे होता है कि अगर किसी भी कंपोनेंट को स्टोर से डाटा चाहिए तो वो उसको डायरेक्टली मिल सकता है। अब ये एरो अंडरस्टैंड करो कि ये हमारे पास कोई सेंटर स्टोर था, सेंट्रलाइज्ड प्लेस, ये पर्टिकुलर स्टोर। अगर यहाँ से स्टोर से डाटा इस कंपोनेंट को चाहिए, तो वो इस स्टोर से डायरेक्टली रिक्वेस्ट करके डाटा ले सकता है। इसके दरमियान कोई और मज़ीद स्टेप्स नहीं है। मतलब लेट्स सपोज़ अगर कोई भी कंपोनेंट रिएक्ट का स्टोर से डाटा लेना चाहता है इन सारे कंपोनेंट में से, वो डायरेक्टली स्टोर से डाटा ले सकता है। इस डाटा को लेने के लिए उसके दरमियान में किसी भी स्टेप से नहीं गुज़रना है। मेक सेंस? कि जब हमने किसी स्टोर से डाटा लेना है तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं, उसको लेने के लिए हमें किसी भी सेंट्रल स्टेप से नहीं गुज़रना है। लेकिन जब इसके बरक्स अगर जब किसी भी कंपोनेंट ने किसी भी रिएक्ट के कंपोनेंट ने इस स्टोर को डाटा देना है, उस डाटा को देने के लिए सबसे पहले वो डाटा एक एक्शन क्रिएटर के पास जाएगा, वो एक्शन डाटा रिड्यूसर को देगा, वो रिड्यूसर डाटा फिर पर्टिकुलर स्टोर को देगा और वो जब स्टोर के पास आ जाएगा, फिर कोई दूसरा रिएक्ट का कंपोनेंट उससे डायरेक्टली स्टोर से ले सकता है। 2 चीज़ें। हम इस पिक्चर को अपने माइंड में रखना है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं रिएक्ट के, वो आपस में डाटा के साथ शेयरिंग नहीं करेंगे प्रॉप्स के थ्रू। हम डाटा की कम्युनिकेशन बनाएँगे एक सेंट्रलाइज़्ड स्टोर के थ्रू और उस स्टोर को हम बोलते हैं रिडक्स स्टोर। सही है? इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई। इसका मतलब ये है कि वो एक सेंट्रलाइज़्ड बकेट होगी, एक सेंट्रलाइज़्ड प्लेस होगी जिसके अंदर हमारा डाटा पड़ा होगा। जिस पीस अ, कम जो भी डाटा किसी भी कंपोनेंट को शेयर करना चाहता है, कोई दूसरा कंपोनेंट, तो वो डाटा उस स्टोर को देगा और जिस कंपोनेंट ने डाटा वो लेना है, वो स्टोर से रिक्वेस्ट करके ले लेगा। सही है? तो अगर हम समराइज़ करें तो 2 स्टेप्स हैं बीच में, या तो कोई कंपोनेंट डाटा ले रहा है स्टोर से या कंपोनेंट डाटा स्टोर से दे रहा है। ये देखो, ये एरोज़ देखो, ये ग्रीन एरो समझ रहे हो कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट स्टोर को डाटा देना चाह रहा है। बाकी सारे कंपोनेंट स्टोर से डाटा लेना चाह रहे हैं। ये देखो, ये स्टोर से डाटा ले रहे हैं। तो सिर्फ़ 2 ही तरीकाकार 2 ही बातें हैं बीच में, या तो कंपोनेंट डाटा स्टोर को देगा या स्टोर से डाटा लेगा, 2 ही चीज़ें हैं इसके अंदर कि किसी भी कंपोनेंट ने डाटा स्टोर से लेना है या स्टोर को डाटा देना है। जो डाटा स्टोर से लेने वाली बात है वो आसान है। मतलब उसके दरमियान में कोई और मज़ीद स्टेप्स नहीं है। कोई भी कंपोनेंट स्टोर से डाटा डायरेक्टली ले सकता है, ये डायरेक्टली हो सकता है। इसके दरमियान बीच में कोई भी स्टेप्स नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपोनेंट स्टोर को डाटा देना चाहता है तो उसको 2 स्टेप से गुज़र के जाना पड़ेगा। वो डायरेक्टली स्टोर को डाटा नहीं दे सकता। ये रिडक्स के प्रिंसिपल या जो फ्लक्स का प्रिं जिसको एक्चुअली ये रिडक्स भी फ्लक्स के प्रिंसिपल पे चलता है। ये एक्चुअली फ्लक्स का प्रिंसिपल था कि डाटा को अगर अपडेट करना है, स्टोर की वैल्यूज़ को अगर चेंज करना है या उसमें मज़ीद डाटा डालना है, तो वो पर्टिकुलर डाटा अपडेशन किसी एक्शन के बाद हो सकती है, ऐसे डायरेक्टली नहीं आप कर सकते। और एक्शन क्रिएटर पर्टिकुलर किसी रिड्यूसर को अपडेट करेगा और वो रिड्यूसर फिर स्टोर को अपडेट करेगा। अच्छा, 2 टर्म्स आ गई हैं बीच में अब, एक्शन एंड रिड्यूसर। एक्शन एंड रिड्यूसर 2 टर्म्स आ गई हैं, आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है। अच्छा जी, अभी तक हमने एक्शन एंड रिड्यूसर की टर्म्स अगर छोड़ दें, उसके अलावा हमें बात बिल्कुल सही समझ में आ रही है कि अगर किसी भी कंपोनेंट ने स्टोर स्टोर का टर्मिनोलॉजी तो आपको समझ में आ रही है ना, स्टोर की टर्म समझ में आ रही है कि एक ऐसी सेंट्रलाइज़्ड प्लेस जिससे के थ्रू मल्टीपल कंपोनेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये एक सबसे सिंपल डेफिनेशन है स्टोर की। स्टोर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सेंट्रलाइज़्ड प्लेस है, एक सेंट्रलाइज़्ड स्टोरेज है, जिसके अंदर डाटा पड़ा होता है, जहाँ से कंपोनेंट एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, वो डाटा को लेन-देन करने के लिए। किसी कंपोनेंट को डाटा चाहिए, तो वो उस पर्टिकुलर स्टोर से डाटा ले सकता है, किसी कंपोनेंट डाटा किसी को देना है, तो वो उस पर्टिकुलर स्टोर को डाटा दे सकता है।
ये तो स्टेट हो गई। अब जब डाटा लेना है स्टोर से, डाटा या स्टेट लेनी है स्टोर से, तो वो पर्टिकुलर डाटा लेने के लिए रिएक्ट का कंपोनेंट डायरेक्टली उस पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस कर सकता है। इसके दरमियान बीच में और कोई स्टेप्स नहीं है। सही है, और कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है इसके दरमियान। अब हमारे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन हम कॉल करते हैं और स्टोर से डायरेक्टली डाटा हम ले सकते हैं, जोन सा भी हम डाटा लेना चाह रहे हैं। लेकिन जब एक कंपोनेंट उस पर्टिकुलर स्टोर को या उस पर्टिकुलर स्टोर की किसी शेल्फ को अपडेट करना चाह रहा है, तो उसको दो पर्टिकुलर स्टेप से गुजरना पड़ेगा, फिर वो उस स्टोर को अपडेट कर सकता है। कैसे? पहला स्टेप है जी एक्शन, दूसरा स्टेप है ये एरो, आप ऐसे अंडरस्टैंड कर लो। यहाँ अगर हम देखें बीच में तो ये डॉट डॉट आ रहे हैं, अगर आपको डॉट डॉट से मसला है तो आप इसको अगर हम थोड़ा ऊपर ले जाएं और या हम ऐसे मैं बनाना चाह रहा हूँ एक ऐसी शेप जिसके अंदर आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। डॉट डॉट का मतलब था कि ये स्टोर से नहीं गुजर रहा, ये डायरेक्टली उसके पास जा रहा है। तो हम्म, ये सारा आपस में बाइंड हुआ हुआ है। अभी के लिए आप अंडरस्टैंड करो कि ये जो डॉट डॉट का मतलब है कि जब किसी ने पर्टिकुलर स्टोर को अपडेट करना है तो पहले रिक्वेस्ट उसे एक्शन को करनी पड़ेगी, और वो एक्शन किसी रिड्यूसर को रिक्वेस्ट करेगा, वो रिड्यूसर कुछ काम करेगा, उसके बाद फिर स्टोर अपडेट होगा, और जब स्टोर अपडेट होगा तो वो स्टेट या डाटा रिएक्ट का कंपोनेंट ले सकता है। ये रिडक्स का फ्लो है, इस तरह से रिडक्स काम करती है। सिंपल सिनेरियो, जब भी किसी कंपोनेंट ने डाटा लेना है स्टोर से, मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके माइंड में ये चीज बैठे, ताकि जब आप कोड देख रहे हो तो आपको हर स्टेप की समझ आए। तो हमें स्टोर बनाने के लिए स्टोर की कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ती हैं। जब वो हम कर लेते हैं तो फिर रिएक्ट का कंपोनेंट वो पर्टिकुलर डाटा हमसे ले सकता है। सही है? जो भी हम स्टोर में रखेंगे। लेकिन अगर किसी रिएक्ट के कंपोनेंट ने स्टोर को डाटा देना है तो वो डायरेक्टली नहीं दे सकता। मतलब यहाँ से कोई एक ऐसा एरो नहीं है जो डायरेक्टली इस रिएक्ट के कंपोनेंट से यहाँ पे लगा दिया जाए। तो इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ से इधर, इधर से इधर, और यहाँ से दोबारा वापस इधर आना पड़ेगा। तो 2 बीच में टर्म्स आएँगी, एक्शन एंड रिड्यूसर, उससे उसको गुज़रना पड़ेगा अगर वो पर्टिकुलर स्टोर को अपडेट करना चाहता है। सही है? अब ये टर्म्स क्या हैं, एक्शन क्या है और रिड्यूसर्स क्या हैं, इसके ऊपर हम आएँगे। स्टोर की आप लोगों को समझ आ गई है, वो ऐसा सेंट्रलाइज़्ड प्लेस जहाँ पे स्टेट या डाटा रखा जाता है, ताकि मल्टीपल कंपोनेंट्स उसको एक्सेस कर सकें। इस चीज़ की हमें समझ आ गई है। लेकिन व्हाट इज़ द एक्शन एंड व्हाट इज़ द रिड्यूसर बिहाइंड द सीन? इनके दरमियान ऐसा ये 2 टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं और उनका क्या यूसेज है, वो हमें देखना है। अच्छा जी। यहाँ से भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस पिक्चर से भी कि अच्छा, इसको इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। अभी तक हम मुझे ये बताएँ कि अगर स अभी तक जितनी टर्मिनोलॉज़ीज़ हमने डिस्कस की हैं, वो आपको समझ में आ रही हैं कि स्टोर क्यों बनाना है, क्यों ज़रूरी है, रिडक्स का क्या मतलब है, इसका रिडक्स का फ्लो कैसा होता है? अगर कोई कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट स्टोर से डाटा लेना चाहता है तो उसके दरमियान कोई स्टेप्स नहीं है, वो डायरेक्टली स्टोर से डाटा ले सकता है, किसी भी किस्म का डाटा कोई भी कंपोनेंट आसानी से ले सकता है। हमने वो देखा है कि हमारे पास डायरेक्ट एरो है,
डाटा लेने के लिए हमें किसी भी स्टेप से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट ने स्टोर को डाटा देना है तो पहले उसे एक्शन से गुजरना पड़ेगा और एक्शन उसे रिड्यूसर में गुजारेगा और रिड्यूसर से होके डाटा जो है वो स्टोर तक पहुंचेगा। तो ये पर्टिकुलर फ्लो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो कमेंट करे, ताकि मैं इसको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँ और कोई जेनेरिक एग्जांपल लूँ। अगर समझ आ गया तो फिर हम ये देखेंगे कि एक्शन क्या है और रिड्यूसर क्या है। अगर ये 2 चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं, ये इतना तो पता है कि ये जो एरो है ये डाटा लेके जा रहे हैं यहाँ पे, ये पर्टिकुलर डाटा यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद डाटा यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ये इस फ्लो के थ्रू क्यों यहाँ पे आ रहा है, डायरेक्टली क्यों नहीं यहाँ पे आ रहा, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है बस। अगर हम ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर हमें रिडक्स के फ्लो और रिडक्स के क्यों यूज़ होती है वो समझ में आ जाएगी बात। यार स्क्रीन ही शेयर नहीं हुई हुई थी यार, शिट। कम से कम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज तो करो आप लोग। अल्लाह, मोबाइल भी साइड में पड़ा हुआ था मेरा। सही है यार, इतना ज्यादा खप के। चलो दोबारा बताते हैं यार। वैसे भी कौन सा पहली दफा में समझ आ रहा है। यार अगर वैसे व्हाट्सएप ओपन रहना चाहिए ना, पता नहीं लगता ऐसे। खैर, सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं लगा, मैं उस वक्त से कर रहा हूँ और आप लोगों ने क्वेश्चन भी नहीं ना देखे मैंने कभी से। तो चलें दोबारा से मैं बता देता हूँ वो सारी चीजें। खैर, मैंने इतने कोशिश की, चलो अभी दोबारा से मैं बताता हूँ यार, शुरू से फ्रेश होके सुने। हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, और स्टोर क्यों यूज करना है ये हमें बहुत ज्यादा क्लियर बात होगी है कि कंपोनेंट्स आपस में बातचीत ना करें, कंपोनेंट्स ने डाटा शेटर लेना है तो वो पर्टिकुलर स्टोर से बात करे। इस चीज के ऊपर हम दो राय नहीं रखते, एक राय रखते हैं। उसकी रीजन ये है कि जब ये वाला फ्लो हमारे सामने आता है तो फिर हमें कम्प्लेक्सिटी नजर आ रही है। लेकिन ये फ्लो जब हमारे सामने आता है तो हमें जनरली देखने में भी अच्छा लग रहा है कि एक दूसरे से बात करेंगे तो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटी है, अगर नहीं करेंगे तो ये सीधा सीधा सीन है कि किसी भी कंपोनेंट ने डाटा लेना है तो इससे हमारी बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन भी अगर हम बना लें, अगर थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट भी बना लें, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डाटा हमारा इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से अलहदा पड़ा हुआ है। तो जितने मर्जी कंपोनेंट एक्सटेंड करते रहें, जो मर्जी काम करते रहें, तो डाटा पे उसकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी कंपोनेंट्स की। तो हम बड़ी एप्लीकेशंस को आसानी से बना पाएंगे अगर हम स्टोर को यूज करते हैं। सही है, अगर हम रिडक्स पर्टिकुलर स्टोर हम यूज करते हैं मल्टीपल कंपोनेंट्स के दरमियान। अच्छा, अब इसके अंदर हम दो राय नहीं रखते, इसके ऊपर हमें बिल्कुल क्लियर है बात। अब अगली ये चीज समझनी है कि भाई बेसिक प्रिंसिपल क्या है जो रिडक्स ने हमें सिक्योर किया है। रिडक्स अलो यू टू मैनेज द स्टेट विद द मिनिमल एपीआई बट कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल बिहेवियर। कि वो कह रहा है कि इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स की स्टेट्स को। तो रिडक्स हमें सेव करती है और इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है, बेसिक फ्लो डायग्राम है इसकी। सही है, बेसिक फ्लो डायग्राम क्या है जी, हमारे पास कोई कंपोनेंट होगा और सॉरी हमारे पास कोई स्टोर है जिसके अंदर हमारा डाटा पड़ा है। अगर किसी कंपोनेंट ने स्टोर से डाटा लेना है तो वो डायरेक्टली ले सकता है, लेकिन अगर किसी कंपोनेंट ने स्टोर को डाटा देना है तो वो डायरेक्टली नहीं दे सकता। उसको दो स्टेप से गुजर के जाना है, एक एक्शंस और दूसरा रिड्यूसर्स। सही है, तो फर्स्ट फर्स्ट हमें स्टोर को देखना है। स्टोर जब हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो उसके अंदर हमारे पास डाटा पड़ा होगा। वो डाटा हम
कंपोनेंट हमसे लेना चाह रहा है। तो अगर किसी कंपोनेंट ने डाटा स्टोर से लेना है तो उसको डाटा लेने के लिए मल्टीपल स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी डाटा इस स्टोर के पास आएगा तो ये एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑटोमैटिकली इस डाटा को एक्सेस कर सकता है, ले सकता है और इसको लेने के लिए बीच में कोई मज़ीद स्टेप्स नहीं है। लेकिन अगर ये ग्रीन अगर आप देखो अगर कोई कंपोनेंट स्टोर को डाटा देना चाहता है तो वो डायरेक्टली नहीं दे सकता। ये फ्लक्स का प्रिंसिपल है। उसको देने के लिए उसे 2 स्टेप से गुज़रना पड़ता है। एक को हम एक्शंस बोलते हैं और दूसरे को रिड्यूसर बोलते हैं। सही है? तो इतनी बात अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो वो पूछ ले कि अगर किसी किसी कंपोनेंट ने डाटा स्टोर को देना है तो उसको 2 स्टेप से गुज़रना है। एक एक्शन देन रिड्यूसर। अगर किसी कंपोनेंट ने स्टोर से डाटा लेना है तो वो डायरेक्टली स्टोर से डाटा ले सकता है। ये एरो देखो ये डायरेक्टली स्टोर से डायरेक्ट के कंपोनेंट की तरफ आ रहा है। लेकिन रेड का कंपोनेंट अगर डाटा स्टोर को देना चाहता है तो ये एरो देखो ये पहले एक्शन के पास जाता है डाटा और फिर एक्शन डाटा को लेकर रिड्यूसर के पास जाता है। ये डॉट डॉट देखें आप। फिर ये वापस दोबारा स्टोर के पास आता है और स्टोर के पास जब डाटा आ जाता है तो फिर कोई भी रिएक्ट का कंपोनेंट उसको ले सकता है। तो इस फ्लो के थ्रू जो है डाटा हमारा मूव करता है मल्टीपल कंपोनेंट्स के दरमियान। अगर ये आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मुझे कमेंट करें मैं आपको बताता हूँ। जनरली सिंपल आपने ये याद रखना है कि जब भी रिएक्ट के कंपोनेंट डाटा लेना है स्टोर से तो वो डायरेक्टली स्टोर से लेगा। उसके इंटरमीडिएटरी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी कंपोनेंट ने डाटा स्टोर को देना है तो वो डायरेक्टली डाटा स्टोर को नहीं दे सकता। उसको 2 स्टेप से गुज़रना है, एक को एक्शन बोलते हैं, दूसरे को रिड्यूसर बोलते हैं। सही है? अब इनका काम क्या है उसके ऊपर हम आएँगे लेकिन उससे पहले आप लोग एक दफ़ा कमेंट करेंगे कि आपको समझ बात आ रही है। ये तो बहुत ज़्यादा पीछे लग रहे हैं। अच्छा, किसी एक को भी अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ कि इस चीज़ में तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं है ना कि हमें कंपोनेंट को आपस में एक-दूसरे से प्रोब के थ्रू डाटा शेयर नहीं करना है। हमें कुछ सेंट्रल प्लेस बनानी है, कुछ सेंट्रल स्टोर बनाना है ताकि सारे कंपोनेंट उस पर्टिकुलर स्टोर से डाटा ले सकें। ये इसके अंदर तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। सही है? इस चीज़ की समझ आ रही है। अब एक चीज़ और अंडरस्टैंड करें कि स्टोर से डाटा लेने के लिए कंपोनेंट को कोई भी हर्डल नहीं है। वो डायरेक्टली ले सकता है स्टोर से। लेकिन जब स्टोर को डाटा देना है कंपोनेंट ने तो उसको 2 स्टेप से गुज़रना पड़ेगा। पहले स्टेप को हम एक्शंस बोलते हैं और दूसरे स्टेप को रिड्यूसर बोलते हैं। सही है? अब इन एक्शन एंड रिड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? उसके ऊपर हम आएँगे। अभी तक अगर किसी को क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है वो पूछ लें। बार-बार इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये कांसेप्ट माइंड में बैठना शुरू हो जाए। क्योंकि जब हम कोड की तरफ जाएँगे तो फिर मल्टीपल फाइल्स होंगी और डिफरेंट टाइप्स का हम काम कर रहे होंगे तो तब बात समझ में आएगी जब हमारे पास थ्योरी हमारे माइंड में होगी। तो एवरी स्टेप में आपको मैं दोबारा से यही बात रिपीट करूँगा कि जो हमने पहले डिस्कशन की है ये उसी फ्लो से काम कर रहा है। तो जितना भी हम आगे काम करने वाले हैं वो सेम उसी फ्लो से काम करेंगे। जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। मतलब जब हम कोड कर रहे होंगे तो हमारे माइंड में ये फ्लो होना चाहिए। जिस बंदे के माइंड में ये फ्लो होगा उसके लिए वो कोड बिल्कुल आसान हो जाएगा। जिस बंदे के माइंड में ये कोड नहीं बैठ रहा ये कांसेप्ट नहीं बैठ रहा है तो उसके लिए वो पर्टिकुलर कोड अंडरस्टैंड करना भी डिफिकल्ट लगेगा उसे। रिडक्स हम बड़ी साइट के लिए यूज़ करेंगे, कह सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा छोटी साइट्स हैं, मतलब 2-4 कंपोनेंट्स की साइट्स हैं, वहाँ पे रिडक्स को लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो मतलब 8-10 कंपोनेंट या उससे बड़ी साइट जो बहुत बड़ी एप्लीकेशंस है, जैसे ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस हैं या फेसबुक एप्लीकेशंस हैं, ये बड़ी एप्लीकेशंस, तो वहाँ पे फिर हमें रिडक्स लगानी पड़ेगी। मतलब स्टेट को अलग करना पड़ेगा अपने कंपोनेंट से। अदरवाइज़ वो जो पिक्चर्स मैं आपको बार-बार दिखा रहा हूँ जिसमें एक-दूसरे से कंपोनेंट बात करते हैं तो एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है, वो फिर प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलेगा।
यस, कह सकते हैं लाइक ई-कॉमर्स साइट्स। तो बड़ी साइट्स के लिए हमें या बड़ी एप्लीकेशंस के हमें लिए स्टोर के बगैर हमें उसको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नहीं कर सकते हैं। बड़ी एप्लीकेशन स्टोर के बगैर मैनेज ही नहीं हो सकती। तो उनको मैनेज करने के लिए हमें सेंट्रलाइज़्ड स्टोर बनाना ही है। छोटी एप्लीकेशन इसमें 2-4 कंपोनेंट्स हैं, वहाँ पे बगैर मतलब सेंट्रलाइज़्ड स्टोर बनाए भी क्योंकि वहाँ तो कंपोनेंट ही 4 हैं, तो हम ईज़ी से ट्रैक कर सकते हैं डाटा कहाँ से आ रहा है। डायनामिक एप्लीकेशन मतलब जब आप कोई कंप्लीट एप्लीकेशन बनाओगे तो वहाँ पे डेफ़िनेटली आपको रिडक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप लोग ये छोड़ दो कि ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, आप समझो कि हर एप्लीकेशन में ही हमें यूज़ करनी है, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बात समझ रहे हो? तो अब आप लोग इसको अंडरस्टैंडिंग करने की तरफ आओ, अब ये ना सोचो कि इसको यूज़ करना है या नहीं करना। इसको समझो कि हमें हर एप्लीकेशन में यूज़ करना है। अब इसको यूज़ करने की तरफ आओ कि इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है और कैसे इसको यूज़ करना है। इसके क्या कांसेप्ट्स हैं, एक्शन किसे कहते हैं, रिड्यूसर किसे कहते हैं, स्टोर का क्या मतलब है, स्टोर क्या होता है, कंपोनेंट ने अगर स्टोर से डाटा लेना है तो उसको कितने स्टेप से गुज़रना है। अगर कंपोनेंट ने डाटा स्टोर को देना तो उसे कितने स्टेप से गुज़रना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। वही मेरे इस इससे अ, राउटिंग का कोई लेना-देना नहीं है। भई राउटिंग एक अलहदा सी चीज़ है। उसका काम है कि मल्टीपल पेज टाइप फीलिंग देना आपको वेब एप्लीकेशंस में, रेस्ट की एप्लीकेशन में। वो राउटिंग एक अलहदा से कांसेप्ट है। राउटिंग का इसके साथ लेना-देना कोई नहीं है। राउटिंग किस यूज़ करो या ना करो, आप रिडक्स यूज़ कर सकते हो। तो राउटिंग पे रिडक्स डिपेंडेंट नहीं है। ये रिडक्स की एक अपनी मेथोडोलॉजी है, एक इसका अपना फ्लो है। लेकिन जो ओ क्या कहते हैं, जो राउटिंग है उसका एक अपनी मेथोडोलॉजी है, ये उसका एक अपना कांसेप्ट है कि राउटिंग क्यों यूज़ करनी है। जब हमें मल्टीपल अ, सारा यूआई एक ही स्क्रीन पे नहीं दिखानी, मल्टीपल पेजेज़ पे दिखानी है, तो वहाँ पे राउटिंग यूज़ करेंगे। और अब इस तरह की आपने यूआई दिखानी है या नहीं दिखानी, वो एक अलहदा सिनेरियो है, राउटिंग आपने करनी है या नहीं करनी। लेकिन डाटा की शेयरिंग करने के लिए मल्टीपल कंपोनेंट्स के दरमियान वो हमें रिडक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसको दोबारा से देखो ना इस पिक्चर को। अब ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे राउट्स एक दूसरे राउटिंग के अंदर भी हो सकते हैं और ये बगैर राउटिंग के साथ भी हो सकते हैं। अब अगर ये राउटिंग के साथ हैं, फिर भी इनको अगर एक-दूसरे से बात करते हैं तो प्रॉब्लम है। अगर ये राउटिंग के बाहिर हैं, कोई राउटिंग नहीं है, फिर भी अगर एक-दूसरे से बात करते हैं तो प्रॉब्लम है। इसी चीज़ का तो सॉल्यूशन है कि ये एक-दूसरे से बात ना करें। ये डाटा की शेयरिंग थ्रू प्रॉप्स ना करें एक-दूसरे से। ये डाटा जो है वो एक पर्टिकुलर स्टोर से लें और पर्टिकुलर स्टोर को ही डाटा दें। बात भी कर रहे हो? तो इसमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि जब डाटा को म ये डाटा की स्टेट को मैनेज करने की बात है। इसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्टेट मैनेज करना। जैसे यूज़ स्टेट वगैरह हम रेट के कंपोनेंट में लगा रहे हैं, इसी तरह अगर हमने ग्लोबली स्टेट लगानी है, तो वहाँ पे इस चीज़ का काम आता है। ये चीज़ काम आती है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये राउटिंग के साथ काम करता है या नहीं करता है। गॉट इट ऑल क्लियर। सबको क्लियर है, जितने लोग सुन रहे हैं एक दफ़ा कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों के समझ में आ रही है ताकि मज़ीद उस कॉन्फिडेंस को लेके आगे चला जा सके।
अच्छा जी, ऑल क्लियर हो गया, बेहतरीन है। अब हम चलते हैं जी आगे। अब हमें अंडरस्टैंड करना है भई ये मिस्टर एक्शन कौन है और मिस्टर प्रोड्यूसर कौन है। इन दोनों की अगर हमें समझ में आ जाती है बात, तो फिर हम अ, क्लियर कर लेंगे अपने कांसेप्ट को। अच्छा, अब इस पिक्चर में देखो ये जो चीज़ जा रही है ना, ये एक्शन है, सही है? और यहाँ से जो चीज़ आ रही है ये समझो स्टोर है, और स्टोर ने अगर डाटा देना है यूआई को, यूआई मतलब कंपोनेंट, रिएक्ट का कंपोनेंट, ये एक रिएक्ट का कंपोनेंट है। अगर इसको स्टोर से डाटा चाहिए तो हमने बोला था कि ये स्टेट या स्टोर से ये डाटा या स्टेट बोल दो उसको, वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर यूआई या रिएक्ट के कंपोनेंट तक पहुँच सकती है। लेकिन उसको डाटा देने के लिए इन सारे स्टेप से गुज़रना पड़ेगा। बात पिक कर रहे हो? कि अगर इस यूआई ने या इस क्रेट के कंपोनेंट ने डाटा देना है स्टोर को, तो पहले उसको एक्शन फिर डाटा लेके जाएगा रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर उस डाटा को प्रॉपर शेल्फ में रख के स्टोर को देगा, और स्टोर से हम फिर डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो इस फ्लो से गुज़रना है। 1 मिनट में चार्जर ले आऊँ। अच्छा जी, चार्जर लग गया है और हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। इतनी हमें समझ में आ रही है बात। ओके, ऑल फाइन। अच्छा, अब ये एक्शन क्या है और ये रिड्यूसर क्या है? इसकी एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं एक कोई सिंपल सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं रियल वर्ल्ड की, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्शन क्या है और रिड्यूसर क्या है। अच्छा, अब समझो ऐसे चलो कंस्ट्रक्शन की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में 2 रोल होते हैं मेन। जब मतलब सपोज़ अगर कोई हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, तो कंस्ट्रक्ट करने वालों में 2 रोल हैं, एक मिस्त्री जिसे बोलते हैं और एक मज़दूर जिसे बोलते हैं। मज़दूर की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं और कुछ मिस्त्री की एक्टिविटी होती हैं, फिर वो पर्टिकुलर बिल्डिंग जो है ना वो कंस्ट्रक्ट होती है, सही है? अच्छा, अब आप ऐसे अंडरस्टैंड करो कि एक्शन एक मज़दूर को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और रिड्यूसर एक मिस्त्री को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, सही है? अच्छा, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि मज़दूर का क्या काम होता है? मज़दूर का काम ये होता है कि जो भी चीज़ उसको पकड़ा दी जाती है, वो पर्टिकुलर चीज़ लेके मतलब जो मसाला है या जो भी ईंटें वग़ैरह, वो उठा के पर्टिकुलर एक जगह से एक प्लेस से उठाता है, और वहाँ से उठाने के बाद वो किसको देता है? मिस्त्री को देता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ें मिस्त्री पकड़ ले, जो भी ईंटें वो लेके आया। अब ईंटें जब वो मिस्त्री के पास लेके आएगा, तो मिस्त्री का आगे क्या काम है? उन ईंटों को ऑर्गनाइज़ करना।
ऐसे करता है ना मिस्त्री कि वो ईंटें पर्टिकुलर जो भी जिस भी हालत में आ रही हैं आपके पास, उनको ऑर्गेनाइज़ करना ताकि उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के बाद एक जगह पे शेल्फ में लगा देना, सही है? अ, देखो जब रियल वर्ल्ड में सिर्फ हम अभी देख रहे हैं जब मिस्त्री के पास चीज़ें आएँगी, ईंटें आएँगी तो मिस्त्री का रोल क्या होता है? मिस्त्री का रोल ये होता है कि जिस भी हालत में उसके पास मटेरियल आया है उसको उसको बेटर बनाता है वो। सही से सीक्वेंस में लेके आता है, ईंटों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करता है, जो भी रेत बजरी उसके पास आई है, उसको प्रॉपर सीक्वेंस में रख के और उसको पता है कि उन चीज़ों को कहाँ पे लगाना है, द्वार के ऊपर लगाना है, द्वार की साइड पे लगाना है, जहाँ पे भी लगाना है। वो उसे अपनी प्लेस का पता है कि उसने कहाँ पे उसको एडजस्ट करना है। लेकिन मिस्त्री का काम ये है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को थोड़ा मैनेज करना, थोड़ा उसको समझो कि ऊपर-नीचे करना और थोड़ा उसको एडजस्ट करना। लेकिन जो एक्शन है, उसका काम क्या है, जस्ट डाटा यहाँ से लेने के बाद जो भी उसको इवेंट ट्रिगर किया गया, जो भी इन्फॉर्मेशन उसको दी गई है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेता है, कहाँ से? रिएक्ट के कंपोनेंट से और उसको पास कर देता है रिड्यूसर को। रिड्यूसर के पास उस इन्फॉर्मेशन को लेके चला जाता है। अब उस इन्फॉर्मेशन के बाद वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन स्टोर के पास चली जाती है। सही है? तो ये नॉर्मल फ्लो जो है एक वर्क कर रहा है। अच्छा, अब इस नॉर्मल फ्लो के अंदर मज़दूर का अपना काम है और मिस्त्री का अपना काम है। अब स्टोर क्या है? स्टोर एक ऐसी अ, बकेट है जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है मतलब समझो मल्टीपल बॉक्सेस बने हुए हैं। अब जब रिड्यूसर क्या करता है? रिड्यूसर उन बॉक्सेस को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है। लेट्स सपोज़ हमारे पास यहाँ पे आते हैं अब ये जो रिड्यूसर है ये देखो ये बकेट्स हैं आर ये समझो ये 3-4 डिब्बे बने हुए हैं। तो जब एक्शन डाटा लेके रिड्यूसर के पास गया, रिड्यूसर फिर एडजस्ट करेगा कि इसको किस बकेट में रख के स्टोर के अंदर रखना है। बात समझ में आ रही है आपको? कि जो स्टोर है उसके अंदर मल्टीपल बॉक्सेस बनाए हुए हैं। डिफरेंट तरह का डाटा रखने के लिए, सही है? कोई समझो कोई ट्वीट्स का डाटा है, कोई स्टूडेंट्स का डाटा है, कोई डिफरेंट टाइप का डाटा हम रख सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टोर के अंदर। अब कौन-सा डाटा किस प्लेस पे रखना है, इसकी ज़िम्मेदारी रिड्यूसर की है। मिस्त्री को देखो ना, मिस्त्री की क्या ज़िम्मेदारी होती है? मिस्त्री की ज़िम्मेदारी ये होती है कि जब उसके पास मटेरियल आता है, तो वो उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग परफ़ॉर्म करता है, कोई एक्टिविटी उसके ऊपर परफ़ॉर्म करता है, जो भी उसने सीक्वेंस में लेके आना होता है और उसके बाद वो डिसाइड कर लेता है उसको किस बॉक्स में उसे लगाना है, किस जगह पे उसे रखना है। ये रिड्यूसर की ज़िम्मेदारी है, ये मिस्त्री की ज़िम्मेदारी है और एक्शन की ज़िम्मेदारी क्या है? जो भी इन्फॉर्मेशन उसे रिएक्ट के कंपोनेंट से मिलेगी, उसको उठा के पर्टिकुलर मिस्त्री तक पहुँचा देना। वो पर्टिकुलर मिस्त्री उसपे कुछ प्रोसेसिंग करके किसी बॉक्स में वो इन्फॉर्मेशन सेव कर देगा, कहाँ पे? स्टोर के अंदर, सही है? जिस भी बॉक्स में वो इन्फॉर्मेशन सेव करना चाह रहा है। अब डिपेंड करता है कि क किस मिस्त्री का किस तरह का काम है। लेट्स सपोज़ अगर एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो उसमें मल्टीपल मिस्त्री ल एक से ज़्यादा मिस्त्री 10 मिस्त्री लग रहे हैं। एक का काम है ड्राइंग रूम को सेटअप करना, दूसरे का काम रूम को सेटअप करना, तीसरे का काम सेन को सेटअप करना। तो जब ये पर्टिकुलर मज़दूर डाटा लेके जाएगा तो वो मिस्त्री फिर वो किस टाइप का मिस्त्री बन रहा है वो किस टाइप का काम करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसका ड्राइंग रूम का काम करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो ड्राइंग रूम वाले बॉक्स के अंदर डाटा रखेगा या अपनी ईंटें लगाएगा या अपना सेटअप करेगा। अगर उसका काम समझो सेन वाला है तो वो फिर सेन वाला काम करेगा। अगर उसका काम पर्टिकुलर है अगर छत पे एडजस्ट करना है तो उसका काम वहाँ पे है। तो इसका मतलब ये है कि जब मिस्त्री मज़दूर जो है डाटा लेके जाएगा, वो पर्टिकुलर मिस्त्री तक जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मल्टीपल एक्शंस होंगे, मल्टीपल मज़दूर होंगे, जो मल्टीपल तरह का डाटा लेके जाएँगे और मल्टीपल हमारे पास आके रिड्यूसर्स होंगे या मल्टीपल हमारे पास मिस्त्री होंगे, जो हर प्रोड्यूसर यानी कि हर मिस्त्री हर एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाया गया है। हर मिस्त्री का अपना एक काम है। उस किसी ने रूम बनाना है, किसी ने कुछ बनाना है, किसी ने जो है ड्राइंग रूम बनाना है, किसी ने
जो है सेन का काम करना है, तो वो अपने काम के अकॉर्डिंगली डाटा को एडजस्ट करेंगे और फिर स्टोर में रखेंगे। और मतलब इसका मेन काम ये है कि स्टोर एक बड़ी चीज़ है, एक बड़ी अलमारी है स्टोर, या एक बड़ी बकेट है, उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल छोटे-छोटे बॉक्सेस हैं। किस बॉक्स में क्या चीज़ रखनी है, ये रिड्यूसर का काम है, सही है? और हर रिड्यूसर ने अपने बॉक्स को हैंडल करना है, मतलब हमारे पास मल्टीपल रिड्यूसर होंगे, कोई इस वाले बॉक्स को हैंडल कर रहा है, कोई इस वाले बॉक्स को हैंडल कर रहा है, कोई इस वाले बॉक्स को कर रहा है। अब ये सारे के सारे बॉक्सेस एट द एंड स्टोर के अंदर ही पड़े हैं, स्टोर को ही वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्टोर में डाटा रखने के लिए सारे रिड्यूसर एक-दूसरे अपना काम करते हैं, या सारे मज़दूर अपना काम करते हैं। तो इन द सिंपल, अगर स्टोर से डाटा लेना है रेट के कंपोनेंट, तो वो डायरेक्टली ले सकता है, कोई सिनेरियो नहीं है। लेकिन अगर उसने स्टोर को डाटा देना है, तो उस पर्टिकुलर डाटा देने के लिए पहले वो क्या करेगा, एक्शन के पास जाएगा और एक्शन से फिर रिड्यूसर के पास जाएगा। अब अगर आपको इस फ्लो में कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लें। अच्छा, अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। लेकिन हमें थोड़ा इसको देखना है, सारे फ्लो को, कि क्या है, क्या नहीं। स्टोर के अंदर मल्टीपल शेल्फ हैं, सही है? मल्टीपल बॉक्सेस हैं उसके अंदर, और हम अगर डाटा किसी शेल्फ में रखना चाहते हैं, तो ऐसे डायरेक्टली अगर सोचो ना, अगर सिनेरियो भी समझो इसको, अगर मैं बोलूँ डायरेक्टली यहाँ से डाटा फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भेजना है, तो मुझे क्या करना है? अब इसमें तो मल्टीपल शेल्फ बने हुए हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये डाटा किस शेल्फ में जाके बैठे, मुझे हम कैसे बताएँ उसको? हमें बताना पड़ेगा ना भाई, किस बॉक्स में जाकर डाटा बैठना चाहिए। तो वो बताने के लिए फिर मिस्त्री मज़दूर को लगाया। मज़दूर को बोला है कि भई ये सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट के कंपोनेंट से उठाओ। मज़दूर मतलब एक्शन। इस सारी इन्फॉर्मेशन को उठाओ, किसको दे दो? मिस्त्री को। मिस्त्री मतलब उसके ऊपर वो कोई प्रोसेसिंग करेगा, उसको कोई एडजस्टमेंट करेगा। और उस मिस्त्री को पता है कि इस किस पर्टिकुलर बॉक्स में इस डाटा को रखना है। वो जिस पर्टिकुलर बॉक्स में डाटा रखना चाहता है, वो वहाँ पे वो डाटा रखेगा, तो ओ ओके हो जाएगा। फिर जब हमें वो डाटा चाहिए होगा, तो हम रेक्ट के कंपोनेंट से डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस वाले बॉक्स का डाटा दे दो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वाली पिक्चर देखें, तो इसमें मल्टीपल बॉक्सेस हैं। हम डायरेक्टली रिएक्ट से बात कर सकते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर बॉक्स का डाटा हमें दे दें। इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन आ रही है तो पूछें। पक्की बात है, सबको समझ आ गई है? इस तरह अब स्टोर बनाने के लिए हमें, ये हमारे पास कोड होता है, जिसके थ्रू हम स्टोर बनाते हैं। ये नीचे वाला कोड नहीं चाहिए हमें। अच्छा, तो इस तरह करके हम स्टोर बनाते हैं यहाँ पे। एक लाइब्रेरी है रेडक्स की, उससे क्रिएट स्टोर का मेथड लेते हैं। अब जब हम स्टोर कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उस वक़्त हमें उसको सारे रिड्यूसर देना पड़ते हैं। मतलब देखो, उस स्टोर के ऊपर
कौन कौन से मजदूर मिस्त्री काम करेंगे वो हमें स्टोर को बताना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ताकि वो पर्टिकुलर शेल्फ स्टोर मैनेज कर सके अपने पास, तो हमें वो सारे के सारे यानी कि रूट रिड्यूसर मतलब जितने भी हमारे पास रिड्यूसर्स हैं वो हमें यहाँ पे उसको देने पड़ेंगे क्रेडिट स्टोर करते हुए, ताकि उसको पता लगे कि ये पर्टिकुलर मजदूर जो हैं ये स्टोर को अपडेट कर सकते हैं। सही। फिर एक्शन है। एक्शन का मतलब ये है कि जो डाटा रेट के कंपोनेंट से उठाते हैं और रिड्यूसर तक पहुंचाते हैं, उनका हम एक्शन बोलते हैं या मजदूर बोलते हैं। सही है। अगर बहुत ज़्यादा सादा अल्फाज में बोलो, वो डाटा कैसे लेते हैं ऐसे, मतलब टाइप फलां एक ऑब्जेक्ट है ना, ये पर्टिकुलर ये डाटा है इसके लिए एक्शन के लिए, ये टेक्स्ट समथिंग, ये टाइप समथिंग, ये डाटा लेते हैं। और इस तरह का ये फंक्शन होता है जो वहाँ से रेक्ट के कंपोनेंट से हम कॉल करते हैं और ये डाटा लेके रिड्यूसर तक पहुँचते हैं। यानी कि ये रेक्ट का कोई कंपोनेंट है बटन वगैरह, उसमें हम इसको डिस्पैच करते हैं। डिस्पैच करना मतलब इसको कॉल करना, इस सेक्शन को, इसको हम कॉल करते हैं और कॉल करते हैं तो ये डाटा इस पर्टिकुलर एक्शन तक पहुंचता है, वहां से फिर ये रिड्यूसर के पास लेके जाता है। सही है। कौन से रिड्यूसर के पास लेके जाता है, जिसकी टाइप ऐड टू डू हम सेट करते हैं। अब आगे बात रिड्यूसर आ गई। रिड्यूसर का हमें ऑलरेडी पता लग गया है, जिसका काम एक्शन से डाटा लेना है और स्टोर तक पहुंचाना है उसको। इस तरह का फॉर्मेट होता है। हर रिड्यूसर का एक नाम है कि ये कौन सा रिड्यूसर है, किस तरह की उसकी डिटेल्स हैं, मतलब हर मजदूर हर मिस्त्री की अपनी एक डिटेल, अपनी एक सेल्फ डिटेल्स होंगी ना, तो कौन सी उसकी डिटेल्स हैं और ऑल अबाउट क्या कैसे कैसे वो काम करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके बाद प्रोवाइडर और कनेक्ट। अब अगर हमने डाटा वगैरह लेना है स्टोर से, तो उसके लिए हमें एक और दूसरी लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम रेक्ट रेडक्स बोलते हैं। तो हमें वो सारा का सारा स्टोर एप्लीकेशन को देना पड़ता है। उसके बाद फिर हम वो डाटा हम लेते हैं अपने डायरेक्ट के कंपोनेंट के अंदर। उसके लिए फिर हम उसे कनेक्ट करते हैं। अभी हम हुक्स वगैरह देखेंगे कौन कौन सी हैं हमारे पास और कैसे काम करती हैं। तो ये जनरल ऑब्जर्वेशन है कि कैसे सारा रिडक्स जो है वो काम कर रहा है। सही है। आज जस्ट थ्योरी पे हमने फोकस किया है कि इसकी थ्योरी क्या है, जस्ट थोड़ा सा कोड भी आपको दिखाया मैंने कि कैसे कैसे होता है, लेकिन ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है इसकी थ्योरी पे, कि एक्शन का क्या मतलब है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिड्यूसर का क्या मतलब है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद रिएक्ट से डाटा लेना हो अगर स्टोर से तो डायरेक्टली ले सकते हैं, कोई स्टेप से नहीं गुजरना। अगर किसी ने डाटा देना है तो उसको एक्शन से होते हुए रिड्यूसर के पास जाना है, फिर रिड्यूसर स्टोर को अपडेट करता है। सही है। तो ये फ्लो हमें सारा अंडरस्टैंड करना है। तो यही सिर्फ रिडक्स है। जिसको ये अच्छी तरह समझ में आ जाता है बात, तो वो आसानी से कोड भी अंडरस्टैंड कर लेगा और उस पर काम भी कर सकता है। जिसको ये बात सही समझ नहीं आ रही तो वो आगे नहीं काम कर सकता। तो इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन रह गई है तो प्लीज़ पूछ लें। स्लाइड में शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगा फेसबुक। इसके अलावा कोई क्वेश्चन। किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई समझ नहीं आ रही तो पूछ लेंगे दफ़ा। बेहतरीन हो गया। अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो आई होप सो कि कल आपको सारा कोड भी समझ में आ जाएगा। कल इंशाल्लाह हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे, कल माइंड बना लेंगे, 3-4 घंटे लग सकते हैं हमारे, लेकिन 3-4 घंटों के अंदर हम एक काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन टाइप रिडक्स के थ्रू सारी बनाने की कोशिश करेंगे और मैनेज करने की कोशिश करेंगे। सही है।
अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो पूछ लो। अदरवाइज आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। कल आप लोगों ने तैयारी के साथ आना है, थोड़ा फ्रेश माइंड के साथ, ताकि हम ये सारे कंसेप्ट को समझ सकें। थोड़ा लंबी क्लास चलेगी इंशाल्लाह कल, लेकिन हम इसको कंप्लीट करेंगे सारे कंसेप्ट को। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सेम टाइमिंग ये होगी, थोड़ा लेट तक चले जाएंगे, 9 बजे तक चले जाएंगे।